he has withdrawn pretty good number of payouts like 18,000, 15,000, 11,000. मैंने कहा भाई डैशबोर्ड खोल के दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड दिखाऊंगा, अगर प्रूव कर दिया हेजिंग है तो अभी 200 के अकाउंट खरीद कर दूंगा जिस कस्टमर को बोलेगा नहीं And देखते वो हैं। लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी हाँ। पे आउट भी नहीं लिया। आज के बाद अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है, आप अपनी लाइफ खुद ही अपने हाथ से स्पॉइल कर रहे हो। ट्रेड तो तुम भी ले रहे, ट्रेड मैं भी ले रहा। इट्स जस्ट दैट मेरी दम है ट्रेड रिस्क लेने का, तुम्हारे दम नहीं है, तो मैं गैम्बलर हो गया। उनके एफिक्यू में हिडन रूल था कि अब अगर आप 2 से 3 ट्रेड में पास करते हो तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। प्रॉफिट कौन सी थी? डेली लॉस लिमिट को उन्होंने मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1%। बाद में जब मैं 30 के पे आउट रिजेक्ट हुआ तो मुझे समझ में आया कि इनके इंटेंशन क्या था, उनका मतलब क्या था। मैं पे आउट बनाने के लिए बैठा हूँ और तुम्हारी सेल्स लाने के लिए बैठा हूँ। जो प्रॉब्लम्स में जो ब्रेक इवन से नीचे लॉस में जा रहे हैं तो उन्हें अपने लाइफ में देखना पड़ेगा, कुछ कर पाएंगे नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा अकाउंट खरीदो तो वो गैम्बलिंग है, बट एक बंदा बोल रहा है इंस्टेंट अकाउंट खरीदो तो वो गैम्बलिंग नहीं है। इसमें 8-10% का पे आउट रेडी हो जाएगा। अगर वो 10,000 भी बनते हैं, बाकी 2 अकाउंट उड़ भी गए तो कोई इशू नहीं है। फिर भी 5 फिगर पे आउट रेडी हो गया। जब सीईओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, डिस्कॉर्ड से बैन कर दिया, डैशबोर्ड से बैन कर दिया, पे आउट रिजेक्ट कर दिया 30 के, यहाँ तक कि फीस भी रिफंड नहीं की। इन्फ्लुएंसर ज़्यादा परेशान है, नॉर्मल ट्रेडर ज़्यादा खुश है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर के ऊपर 50 कंडीशन लगाती है कि तुम अगर सेल्स लेके आओगे तुम्हारा इतना होगा तो तुमको पे आउट मिलेगा। अरे क्यों यार? बंदे ने अकाउंट अपनी मेहनत से खरीदे, मेहनत से पास करे, पे आउट बना रहा है, प्लस फ्री का प्रमोशन करना पड़ रहा है जब पे आउट्स मिल रहे हैं। कौन सा बिजनेस तुमको 2 महीने, 1.5-2 महीने के अंदर 160% रिटर्न दे रहा है? तुम बता दो मेरे को फ्यूचर। CFD इज लाइक गोइंग डाउन। All are doing good. So today we are doing another podcast. I'll not say it's a podcast, it's a story of a guy whom I met on social media, and later he like bring few even prop firms, or you can say brand for me for the collaboration and partnership. And we're gonna cover a lot of thing in this particular पॉडकास्ट, और यू कैन से पता नहीं सो क्या बोलते हैं यार, स्टोरी वाला कुछ होता है ना, उसको कुछ तो बोलते हैं, बट या वी गोना कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ ही स्टार्टेड, हाउ यू केम टू नो अबाउट ट्रेडिंग, प्रॉप फर्म ट्रेडिंग, हाउ मच ही हैज़ विड्रॉन फ्रॉम प्रॉप फर्म, किस प्रॉप फर्म ने स्कैम करा, कहाँ सबसे बड़ा पे आउट निकला, एंड व्हाट्स हिज फ्यूचर प्लान एंड व्हाट ही गोना डू इन फ्यूचर, एंड what's his experience with multiple prop firm till now. So Shivam, welcome to the podcast, and just want to know, and people just want to know about your story so that they can take some sort of inspiration and motivation. So yeah, man, welcome. And तुम ये मास्क उतारोगे या ऐसी बात करने वाले हो? बस So he is like a very private person. He don't want to show his face. He is not even active on social media, बस Twitter इंस्टाग्राम and Instagram, पे Discord कभी पे कभी भी, उस पे भी स्टोरी। कभी फोटो नहीं लगा रखी। Discord पे he is like quite active in my Discord and in other people Discord, basically other people prop firms Discord as well. But it's his first podcast as well. कभी इससे पहले भाई ने podcast नहीं दिया, but we are in touch from such a long time, almost 1 साल से भी ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया। 2024 के एंड में ऑलमोस्ट हमारी बात स्टार्ट हुई थी, एंड ही हैज़ डन प्रीटी गुड। ही हैज़ विड्रॉन प्रीटी गुड नंबर ऑफ पे आउट्स, छोटे छोटे नहीं भाई, 40-50 या $500-600 वाले पे आउट ही निकाले। ही हैज़ विड्रॉन लाइक 18,000, 15,000, 11,000 इन पे आउट। सो शिवम, let's start. Tell me and tell audience about your journey, how you came to know about trading and how you enter into the prop firm space. थैंक यू रोहित भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट। तो शेयर करते हैं आज, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसा रहा, किस प्रॉब्लम ने स्कैम किया, किधर से कितने पे आउट्स बनाए, क्या पर्सपेक्टिव है हमारा हाई रिस्क को लेकर, लो रिस्क को लेकर, स्विंग ट्रेडिंग वर्सेस स्कैल्पिंग, लोग पूछते हैं कई बार मेरे से, तो चीज़ें शेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में मुझे स्टार्टिंग में पता लगा 2022 के मिड में। तो उस टाइम अंडर 18 था और लाइक 12th क्लास में था मैं। तो फिर मेरे पास पैन कार्ड वगैरह नहीं था, इतना सीरियस लिया नहीं मैंने उस टाइम पे ट्रेडिंग को। थोड़ा बहुत देखा, इधर उधर चार्टिंग वगैरह एनालिसिस करना सीखा। लेकिन 2023 में जब मैं 12th पास करी, मैं कॉलेज में आया, तो मैंने पैन कार्ड जब बनवा लिया तो मैंने ब्रोकर में अकाउंट खोला ज़ीरोधा में। और स्टार्टिंग मैंने स्टॉक ट्रेडिंग से की थी। मुझे प्रॉफिट्स के बारे में 2023 के स्टार्टिंग में पता लग गया था, बट मैंने फिर भी कंप्लाइंस रीज़न की वजह से थोड़ा सा अवॉइड करा। और ज़ीरोधा में मैंने 8 to 10 का लॉस किया था अगस्त के Rupees. सितंबर में। हाँ, रुपीज़। तो वो लॉस करने का मुझे समझ में आया कि इसमें लेवरेज वगैरह कम है एक तो स्टॉक्स में अब, और मूवमेंट आती नहीं है। तो इसलिए फिर मैं प्रॉफर्म्स में शिफ्ट हो गया अक्टूबर से। और स्टार्टिंग में तो फंडी ट्रेडर नाम से प्रॉफर्म हुआ करती थी जो कि टॉप 3 में थी, बट अब तो वैनिश हो गई। तो उसमें अकाउंट्स मैंने परचेस करे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फेज़ 2 क्लियर नहीं हुआ। फेज़ 1 क्लियर हुए 2 बार,
और टोटल मैं फंडेड हुआ नहीं। फंडेड हुआ मैं जाके 2024 के मिड में। पहला अकाउंट था मेरा 10K फंडेड, जिसमें मैं पे आउट नहीं ले पाया। मेरा एम था 20% या 2K का 10K ओके। अकाउंट पे, ओके। जो कि एक इम्पॉसिबल फिगर होता है अगर देखें एक पे आउट के हिसाब से। सिंगल फ्लो में जिसने का पे आउट लिया नहीं है तो ब्लो हो गया ऑब्वियसली। तो उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू रखी जर्नी, और 2024 के जब ऑलमोस्ट जून जुलाई के आसपास एक प्रॉब्लम हो गई, मतलब मॉम नहीं रही उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर मैंने गैप लिया थोड़ा सा, फिर मैंने वापस कम बैक किया। फिर भी अकाउंट्स मैंने पास करे, फंडेड हुआ मैं। 200 के फंडेड था एक फॉर्म से, जिसने मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई 1% रिस्क पर डे। ओके। डेली लॉस लिमिट को उन्होंने मेरा रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1% पे। समझ गया। रीज़न क्या था कि मैंने वो अकाउंट दो से 3 ट्रेड में पास कर दिया था। ओके। रिस्क पर ट्रेड मेरा जो था 1 to 1.5% था, जो कि हाई नहीं था। मैंने 20% से ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं करा। बट उनके एफईक्यू में हिडन रूल था कि अब अगर आप 2 से 3 ट्रेड में पास करते हो तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगेगी। प्रॉब्लम कौन सी थी? परफॉर्म का नाम नहीं लूँगा खैर, क्योंकि सीओ से मेरी जान पहचान है आज भी, और उन्होंने हेल्प करी थी बाद में मेरे को। जब अकाउंट वो ब्लो होने वाला था तो उन्होंने थोड़ी सी कंपनसेशन दिया था मेरे को। एक चैलेंज अकाउंट मेरे को उन्होंने दिया था वापस, बट इसलिए मैं प्रॉफम का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि प्रॉफम ठीक है बट रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, और वो हिडन रूल है। वो ऐसा सच के मेंशन नहीं है ज़्यादा। वो ओके। बहुत डीप डाउन डिग करोगे टीएनसी में, तब जाकर वो दिखेगा। ओके। ऑलराइट, सो फिर वहाँ से कैसे तुम आगे मूव करे, कहाँ से फिर वहाँ तुम्हारी से जब जर्नी मैं आगे बढ़ी? कुछ प्रॉफम्स के साथ वर्क करने लगा, कुछ क्रिएटर्स के साथ वर्क करने लगा, तो मुझे प्रॉप ट्रेड मिली। तो प्रॉप ट्रेड में मुझे काफ़ी अच्छे रूल्स लगे, मतलब स्वैप फ्री अकाउंट, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन। एज अ स्विंग ट्रेडर मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मेरे लिए बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन इज लाइक मेन क्राइटेरिया, जिससे मैं फिल्टर करता था प्रॉफम्स को। और मैं उनसे जान पहचान अच्छी थी, और मुझे लगा कि हाँ ये ट्रस्टेड हैं। तो मैंने 1-2 अकाउंट के इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने बड़े पे आउट्स दिए कुछ लोगों को, तो मुझे लगा कि ये मुझे भी दे सकते हैं। तो मैंने स्टार्ट करा। मैंने $18,870 का पे आउट बनाया। लेकिन उसके बाद फिर सीईओ ने मेरे से बोला कि आप हमेशा ट्रेड मत करो, ओके। क्योंकि कल को अगर हम आपके अकाउंट के खिलाफ कोई डिसीजन लेंगे तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, और आप उस चीज़ से खुश नहीं होंगे। तो मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं कुछ मिस्टेक करता हूँ तो आप बिल्कुल ले सकते हैं डिसीजन, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर बाद में जब मैं 30K पे आउट रिजेक्ट हुआ, तो मुझे समझ में आया कि इनके इंटेंशंस क्या थे, उनका मतलब क्या था। और कुछ लोगों को लगेगा मैं प्रॉफम के साथ वर्क करता था तो मुझे प्रॉफम फ्री में अकाउंट देती थी, बट ऐसा नहीं था। मेरे पास एक एक पेमेंट रिसिप्ट है, मैंने दिखाया भी होगा अरे तुम्हें। ये सबको यही तो लगता है यार। मुझे वही है जो नॉर्मल डिस्काउंट है, 25% चलता था उस टाइम पे, हम्म। तो वही डिस्काउंट में यूज़ करता था। मैंने अकाउंट खुद से परचेज़ किए थे, बट ये था कि एक ट्रस्ट फैक्टर था मुझे कि मैं इनके साथ वर्क कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे साथ इशू नहीं आएगा। बट वो भी चीज़ बाद में जाके क्लियर हो गई, जब सीईओ ने मुझे ब्लॉक कर दिया, डिस्कॉर्ड से बैन कर दिया, डैशबोर्ड से बैन कर दिया, पे आउट रिजेक्ट कर दिया 30K, यहाँ तक कि फ़ीस भी रिफंड नहीं की। फेक एलिगेशंस लगाए वन साइडेड बेटिंग के। कुछ लोगों ने ये तक बोल दिया कि लेयरिंग करिए, ये और वो करिए डिस्कॉर्ड में। कुछ लोगों ने, मैंने प्रूफ्स भी दिखाए थे तुम्हें। लोग ये नहीं एंड वो देखते। लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी पे हाँ, आउट भी नहीं लिया। मैं ये यानी वो बोलता लोग हूँ। हैं जो तुम्हारा ही पे आउट दिखा के तुमसे तुम्हारे पे आउट के थ्रू हाँ, सेल्स निकाल रहे थे। कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था, बट हम्म। और भी कुछ डिस्कॉर्ड भी इधर उधर बंदे हैं, उन्होंने फिर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर 30K नहीं बना सकते, आप 3K नहीं बना सकते, तो आपको किसी के 30K रिजेक्ट होने पे उसको जस्टिफाई करने का कोई हक नहीं है। वही। और ऊपर राइट। से तुम बंदे की इमेज खराब कर रहे हो, जबकि कुछ लोगों ने बोला फेक है। फेक कैसे है? मैंने ट्रेड लेने के बाद टाइम आज भी वो एक एक ट्रेड, एक एक स्क्रीनशॉट वहीं पे है, और टाइम के साथ एज सुन एज आई टेक द ट्रेड मैंने पोस्ट करा, प्राइस, एंट्री, ऑर्डर आईडी तक है उसमें। आज भी स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं डिस्कॉर्ड चैट में। कोई कह दे कि फेक है, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो यार लोग कितना मर्जी कर लो भाई, वो तो जो मर्जी कर लो तुम, लोग बोलने वाले बैठे हैं, वो बोलते रहेंगे और वो कभी रुकेंगे नहीं। और ऐसे नहीं है मैंने पहली बार में अकाउंट पास किए थे। हम्म। मैंने पहला जो 200 का अकाउंट पास किया था, वो 2-3-4 अकाउंट ब्लो करे, उसके बाद मैंने वो पास किया था। ओके। तो वो चीज़ क्लियर थी, मैंने ब्लो करते हुए दिखाए थे। मैंने जितने ट्रेड हिस्ट्री, सारे ट्रेड पूरा लाइव डॉक्यूमेंट किया था। तो 30K बनाया, तब भी वो लाइव डॉक्यूमेंट करके पास करा। फिर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि 18K मैं बना चुका था, उनको मालूम था कि फिर एक 5 फिगर पे आउट आने वाला है बड़ा सा, 1% रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। मैंने सीईओ को ऑफर भी करा था
कि अगर आपको पे आउट को रिस्ट्रिक्ट करना है, पे आउट को कैप करना है, तो डायरेक्ट कैप लगा सकते हो, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है, ऑडियंस को नहीं मालूम होगी, बट ये काफ़ी एक नॉर्मल चीज़ है, चलती है। हाँ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पे आउट भी कैप करे जाते हैं, जैसे तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, कुछ हाँ परफॉर्म ये से तुम्हारे पे भाई आउट भी उल्टा, कैप करेंगे विदाउट एनी रीज़न। वही वही ये आजकल के टाइम में उल्टी चीज होने लग गई है। मतलब पहले था कि इन्फ्लुएंसर को पे आउट मिलते थे, आजकल इन्फ्लुएंसर ज्यादा परेशान है, नॉर्मल ट्रेडर ज्यादा खुश है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर के ऊपर 50 कंडीशन लगा दी है कि तुम अगर सेल्स लेके आओगे, तुम्हारा इतना होगा तो तुमको पे आउट मिलेगा। अरे क्यों यार, मैंने अकाउंट खरीदा, मैंने फेल करा, फिर मैंने वापस से अकाउंट खरीदा, फिर मैंने वापस से खरीदा, फिर मैंने वापस से उसमें उसको पास करा, भी पास करने के बाद वापस से फेल कर दिया, वापस से खरीदा, मैंने इतना पैसा लगाया, मैंने उसे पे आउट बनाया। तो ये कहाँ से कंडीशन आ गई कि जब तक तुम सेल्स लेके नहीं आओगे, जब तक तुमको पे आउट नहीं मिलेगा? यार तो नॉर्मल बंदे तो ट्रेड कर रहे हैं ना, जिनका कोई कोड नहीं है, जिनका कुछ भी नहीं है। अगर तुम हमारे से ऐसा करो तो मतलब उनका तो 110% है, तुम कभी कुछ देने ही नहीं वाले। एंड दैट बिल्कुल। इज द रीजन कि मतलब मैं भी कितनी सारी प्रॉब्लम के बारे में डायरेक्टली ट्वीट डाल देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि और उनको ऐसा नहीं है उनके बारे में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। इंस्टेंट फंडिंग को मैंने प्रमोट करा हुआ है, जब वो अच्छी थी मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में। बट जब मैंने इतने अकाउंट खरीदे, इतने में अकाउंट फेल करने के बाद एक अकाउंट में पेआउट बनाया, नहीं दिया, उन्होंने करी उल्टी सीधी हरकतें, तो डाला उसके बारे में। फिर एक बार बैन भी कर दिया था उन्होंने बीच में। हाँ मेरे को तो बैन भी कर दिया था, वो भी बिना रीजन के। वो बिना रीजन के, फिर उसके बाद वो तो 2024 में करा था, हम्म। बिना रीजन के बैन कर दिया। जब यूट्यूब पे वीडियो गई तो उन्होंने अनबैन करा। देन आई वाज लाइक ट्रेड वापस से करते हैं, थोड़ा बहुत सही भी चल रहा था उनका, तो मैंने वीडियो भी बनाई कि यार अब सही चल रहा है, बट लेटर ऑन दे अगेन डिड द स्कैम इन 2025। सो ऐसे पता चल जाता है भाई, कुछ कुछ प्रॉब्लम तो है कि भाई बिल्कुल ही नियत ही अवॉइड कर खराब है दो, उनकी। बिल्कुल ही अवॉइड कर दो उनको। तो प्रॉप ट्रेड में तो मेरे साथ भी हुआ था, लाइक रिस्क पर ट्रेड आइडिया, मतलब उसमें ऐसा होता है कि 3% अगर रिस्क पर ट्रेड आइडिया है, तो तुम 3% से ऊपर रिस्क नहीं कर सकते। सेम लेट्स से साइड तुमने में बाय लॉस नहीं का कर ट्रेड सकते। लिया, तुमने 2% रिस्क करा, तुमने उसमें लॉस हो गया, तो तुम्हारा एक ट्रेड में तो 2% ही लॉस हो, बट तुमने वापस से बाय का ट्रेड ले लिया, उसमें 1% का लॉस हुआ, तो टोटल 3% हो गया अगर उसमें तुम्हारा। 15 मिनट का गैप है तब भी, क्योंकि प्रॉप ट्रेड वाले में 1 घंटे का टाइम फ्रेम था वो जो उसमें था। और ये हम्म। नहीं कि सेम डायरेक्शन में, अगर एक तरफ बाई लिया एक तरफ सेल लिया तो भी वो सेम ट्रेड, अगर सेम डायरेक्शन में है और हम्म। 1 घंटे के अंदर है, हाँ हाँ, तो वो सेम ट्रेड आइडिया काउंट वही होगा। वही वही तो उसकी वजह से मेरा 6,000 का रिजेक्ट हुआ। बट इट्स लाइक कि ठीक है, जब मेरा रिजेक्ट हुआ तो उन्होंने मेंशन कर दिया, तब कुछ कर नहीं सकते भाई। बट यू आई रिमेंबर यू टोल्ड मी कि पहले वो ऐसा रूल नहीं था पर हाँ, ट्रेड आइडिया। पहले स्टार्टिंग में ऐसा रूल था नहीं। जब मैंने रीच आउट किया तो मैंने उन्हें बोला कि आपके पास कोई रिस्क पर ट्रेड रूल नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हम कहते हैं कि रिस्क हाई ना करो। मैंने कहा आप उस चीज़ को आउटलाइन कर दोगे कि कितना रिस्क कर सकते हैं, तो लोग उस चीज़ से अवेयर रहेंगे और हम्म। क्लियरिटी रहेगी लोगों में। तो मैंने उन्हें एग्जांपल्स दिखाए कि इस प्लेटफॉर्म पे ये रूल्स होते हैं, तो उन्होंने फिर उसको रिस्क पर ट्रेड रूल बनाया था। बट ओके। वो काफ़ी टाइम तक रिस्क पर ट्रेड रूल था, कुछ टाइम बाद हम्म। उन्होंने चुपचाप उसको रिस्क पर ट्रेड आइडिया रूल कर दिया बिना इन्फॉर्म करें। मैं हम्म। स्विंग ट्रेडर था तो मुझे कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ा नहीं। अगर मैं 1.5% भी रिस्क कर रहा हूँ, 2% भी रिस्क कर रहा हूँ, और अगर वो एसएल हिट हो रहा है तो मुझे री एंटर भी करूँगा तो मैं 2-3 घंटे बाद करूँगा, तो मुझे कोई इशू नहीं था। और वो उन्होंने वो चीज़ इन्फॉर्म नहीं करी, इस चक्कर में तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट हो गया, इसे तुम्हें मालूम है। हाँ और फिर बाद में उन्होंने चीज़ को जस्टिफाई कर दिया, जो कि ये काफ़ी गलत चीज़ है, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, उन्होंने मिस्टेक कर दी, लेकिन अब वो चीज़ लिखी हुई है एफएक्यू में। अकाउंट मैंने बाद में खरीदा था, पहले कुछ था तो। मैंने भी उसके उसके उसमें वीडियो बनाई नहीं मैंने कि यार चलो अब लिखा हुआ है इन्होंने, तो क्या बोले। बट इंस्टेंट फंडिंग का मैंने बनाया था, क्योंकि भाई उनमें तो ऐसा था कि पहले जब मैंने अकाउंट लिया तो 3% रिस्क पर हाँ, ट्रेड है, मैंने भी उस टाइम अकाउंट लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद 5 10 उसके हफ्ते भर के अंदर ही उन्होंने टू दो परसेंट परसेंट रिस्क कर और दिया। अगले 1-2 दिन उसके बाद उसके 1 2 दिन के अंदर 1% कर दिया। अबे तो मतलब मैं मेल खोल के बैठा रहा हूँ कि अभी इनका रूल चेंज हो रहा है, और वो स्पैम में जा रहा हो तो। और हाँ उस स्पैम में जा रहा है ईमेल, कि किसी को पता ही ना चले, सबके अकाउंट ब्रीच हो जाए। ऑन टॉप ऑफ दैट जब मैं उनके चैट सपोर्ट से बात कर रहा हूँ, तो चैट सपोर्ट बोल रहा है 3% है रिस्क पर ट्रेड आइडिया। अरे तो यार मैंने एक बार पूछ लिया, अब मैं अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बार बार थोड़ी है चैट सपोर्ट से पूछता रहूंगा कि वापस से कितना है। तो ये तो है अगर भाई, रूल कुछ चेंज कुछ भी कुछ कुछ करती है, प्लेटफॉर्म की नीयत ही खराब होती अगर है कुछ यार। कुछ प्लेटफॉर्म रूल चेंज भी करती हैं तो रिलैक्सेशन पीरियड होता है उसमें। मतलब अगर 10 तारीख को रूल चेंज हुआ तो इफेक्ट वो 20 तारीख से करेगा प्रीवियस अकाउंट्स में, ऐसा करके जिससे लोगों को हम्म। पता लग जाए, आइडिया लग जाए, लोग अडेप्ट कर लें उस हिसाब से। बट कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स होती हैं, आज रूल लाए, अगले दिन 12 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएगा रूल, वही तो वो वही चीज़ वही। काफ़ी गलत होती है। मेरे साथ भी इंस्टेंट फंडिंग में सीन हुआ था, जब 3% रिस्क पर ट्रेड रूल था तो मैंने भी लिया था अकाउंट। बट बाद में जब वो रूल चेंजेस करने लगे तो फिर अकाउंट पॉजिटिव में था, तो मैंने फिर रिफंड ले लिया था। मैंने कहा इनके साथ ट्रेड करना ही बेकार है। राइट। व्हाट हैपन विद लाइक द इन्फ्लुएंसर आल्सो हु प्रमोटेड इट, कि भाई इन्फ्लुएंसर अकाउंट खरीद रहे हैं, हम्म। स्टिल उनको बोला जा रहा है कि तुम्हारी सेल्स नहीं आ रही है तो हम्म। तुम
हमारे साथ ट्रेड मत करो, हम तुमको पे आउट नहीं दे सकते. सो आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ द इन्फ्लुएंसर, बट इवन ही नोज इट. एंड तुमने तो डील नहीं करवाई थी उसकी. हाँ नहीं, मैंने डील नहीं करवाई थी. उसके उसने किसी ने डील नहीं करवाई थी. वो इट्स टीम इट्स जस्ट एक्चुअली दैट वो उसने ट्रेड कर ट्रेड. रहे थे हाँ, बस. इट्स जस्ट उसने ट्रेड करा. उसने ट्रेड करके देखा कि यार प्रोफर्म अच्छा पे आउट दे रही है. सो आई हैव अ डिसेंट कम्युनिटी ऑन सोशल मीडिया, सो आई कैन ऑब्वियसली रिकमेंड. अब रिकमेंड करके मेरे को 5-7% अगर मिल रहा है, इट्स प्रिटी गुड थिंग. तो भाई उन्होंने रीच आउट करा कि भाई कोड दे दो. एंड he start talking about the prop firm, and he start like saying कि भाई मेरे को पे आउट आ रहा है, कभी कोई इशू नहीं आ रहा, इफ़ यू गाइज वांट यू कैन यूज़ इट. बट लेटर ऑन उसके साथ भी क्या हुआ तुमको पता है कि तुम्हारी सेल्स नहीं आ रही, हम तुमको पे आउट नहीं देंगे. लाइक एंड इवन आई हैव सेड दैट गाय दिस थिंग कि भाई यू नीड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस कि यार तुमने खुद अकाउंट खरीदे, तुमने खुद पास करा, तुमने खुद उसमें ट्रेड करा, सब कुछ तुमने खुद करा. देन ये कंडीशन कहाँ से आ गई कि सेल्स लेके आनी पड़ेगी मेरे को? सेल्समैन थोड़ी हूँ यार मैं. तो यहाँ तक कि सीईओ ने एक चीज़ गलत बोली थी. जैसे वो जो अपने इन्फ्लुएंसर भाई, उन्होंने नॉर्मल लाइन की तरह ट्रेड करा, उन्होंने प्रॉफिट्स बनाए, उनको प्रॉफिट्स मिले. उस चीज़ को देख करके मैंने अकाउंट्स और एग्रेसिवली बाय करना स्टार्ट करे थे, क्योंकि और लोगों को पे आउट्स मिल रहे हैं तो मैं तो अच्छे रिलेशन में हूँ तो मेरे को मिलेंगे. तब मैंने और अग्रेसिवली जाना स्टार्ट करा था इनके साथ. बट बाद में जब इन्होंने सीईओ ने एक दिन मेरे से बोला कि आज हम उनको क्लोज करने वाले हैं. मैंने बोला कि अच्छी मार्केटिंग हो रही है, तो उन्होंने बोला आज हम उनको क्लोज करने वाले हैं. मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि मल्टी अकाउंट लेयरिंग करते हैं. ओके. मतलब एक अकाउंट में बाय करा बाय करा बाय करा, और जब तक बाय करेंगे जब तक डेली ड्रॉडाउन तक नहीं आता, फिर वो सेकंड अकाउंट में बाय करेंगे. क्योंकि अगर डायरेक्शन, अगर ट्रेंड एक साइड का है, अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो एक ना एक टाइम ऐसा होगा अप साइड के साइड बड़ा मूव देगा, और एक सिंगल अकाउंट में कैप्चर हो जाएगा. उसमें 8-10% का पे आउट रेडी हो जाएगा. अगर वो 10,000 भी बन रहे हैं, बाकी 2 अकाउंट उड़ भी गए, तो कोई इशू नहीं है. फिर भी 5 फिगर पे आउट रेडी हो गया. तो फिर मुझे लगा हाँ भाई ऐसा होगा, क्योंकि मेरी उन इन्फ्लुएंसर भाई से बात हुई नहीं थी उस टाइम पे. तो मैंने बोला भाई सही बोल रहे होंगे. बट बाद में जब ये मेरा पे आउट रिजेक्ट हुआ, सारी चीज़ हुई, मैंने उनसे बात करी, तब उन्होंने वो चीज़ मेरे को प्रूफ्स दिखाए कि उन्होंने 4 से 6 महीने तक सेम अकाउंट से पे आउट लिए, ब्लो नहीं करा. और वो भी एक ही अकाउंट परचेस करा था, ऐसा भी नहीं मल्टीपल हाँ, अकाउंट भी 2 अकाउंट परचेस करे 100 हो. के परचेज करे थे, और पहली बारी में पास करे, उनको प्रिजर्व करके उन्हीं से पे आउट्स निकाले, और अकाउंट्स उन्होंने परचेज नहीं करे. तो वो चीज़ दिखाती है बंदा कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट था अपने अप्रोच में. और वो जो एलिगेशंस लगाए गए थे मुझे, जो झूठी कहानी बताई गई थी, वो सब सही में गलत थी. फिर बाद में जब उनको मीटिंग हुई सीईओ की उनके साथ कि हम आपको क्लोज करने वाले हैं ऐसा वैसा, फिर बाद में जाके सीईओ ने उनसे डिस्कस करा होगा कि उसने बोला, उन्होंने बोला होगा कि भाई मैं इस चीज़ को डालूंगा, उस चीज़ को फिर मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे कि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो. फिर सीईओ ने उनसे डील कर ली कि आप कैप्ड पे आउट्स ले लो, और प्रमोट करना. बंदे ने अकाउंट अपनी मेहनत से खरीदे, मेहनत से पास करे, पे आउट बना रहा है, प्लस फ्री का प्रमोशन करना पड़ रहा है जब पे आउट्स मिल रहे हैं, और एंड में जाके लास्ट में पे आउट रिजेक्ट कर दिया था, अकाउंट भी ब्रीच कर दिए थे, जबकि कुछ भी पैसे कुछ भी नहीं मिल रहा था उनको प्रमोशन का. तो ये तो काफ़ी गलत चीज़ है. मतलब कि पे आउट्स भी कैप कर दिए, प्रमोशन भी करवा रहे हैं, उसके बाद भी पे आउट रिजेक्ट कर दिया बंदे का. फिर बाद में जाके पार्शल पे आउट दिया था, पूरा पे आउट नहीं दिया था, उसमें कट करके दिया था, जब बंदे ने काफ़ी प्रेशर बनाया था कि अब इस चीज़ को मैं सोशल मीडिया पे लेके जाऊँगा ऐसा वैसा. तो वो चीज़ है. शिफ्ट टू फ्यूचर बॉय, शिफ्ट टू फ्यूचर. सीएफडी इज लाइक गोइंग डाउन. कुछ कुछ फर्म्स है उसमें स्टिक रहो, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करके रखो. मतलब मैं तो पूरा शिफ्ट हो गया, बट थोड़े थोड़े कुछ कुछ प्रॉफर्म्स में अकाउंट है मेरे, उसको ही ट्रेड कर रहा हूँ भाई. ज़्यादा मैं एग्रेसिवली ना अकाउंट परचेज करता, ना मैं किसी को रिकमेंड करता. थोड़े थोड़े अकाउंट खरीद लो. अब लोग लेना छोड़ेंगे नहीं, तो इट्स लाइक कि ठीक है भाई, अब जो जो अच्छी फर्म्स है उसमें खरीदते रहो. बट शिफ्टिंग टू फ्यूचर इज़ द बेस्ट ऑप्शन. एंड वही सबसे बेस्ट है यार, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बुरा चल रहा है कि तुम सेल्स लेके आओ यार. वी आर नॉट फकिंग सेल्स का क्या सेल्समैन रिलेशन है भाई. पे आउट से, जब बंदा नॉर्मल क्लाइंट की हाँ, तरह रेड कर रहा है? मैं पे आउट बनाने के लिए बैठा हूँ, मैं तुम्हारी सेल्स लाने के लिए बैठा हूँ. ठीक है, तुम्हारी प्रॉफर्म अच्छी है, थोड़ा तुम्हारी बहुत प्रॉफर्म पे कोड आउट लगा दे दिया. रही. ठीक है, तो मेरे को कोड दे दो, मैं कोड चला दूंगा तुम्हारा यार. जिसको लेना होगा वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेगा. मैं ये थोड़ी बार हर वीडियो में उठा के बोलता रहूँगा कि भाई ले ही लो, ज़बरदस्ती ले लो. अब मेरे कोड से ले ही लो, कुछ भी करके ले लो, बस ले लो. अरे यार प्रॉफर्म अच्छी है तो मैं बोल भी दूंगा, बट वो प्रॉफर्म अच्छी होनी चाहिए. ट्रेडिफाई, ट्रेडिफाई की मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पे, मे बी जब तक ये पॉडकास्ट आए डाल दूंगा. कितने लोगों ने अकाउंट लिया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन टिल डेट टोल्ड मी दिस थिंग कि भाई मेरे पे आउट में इशू हुआ. सेम विद एपेक्स. एपेक्स लोगों ने खरीदा, पहले तो एपेक्स पास नहीं होता काफ़ी सारे लोगों से, बट एपेक्स लोगों ने खरीदा, लोग पे आउट तक पहुंचे हैं, और आज तक एक बंदा नहीं बोला. सो दिस इज लाइक द ब्यूटी ऑफ फ्यूचर्स प्रॉफर्म यार. तुम कब शिफ्ट हो रहे हो ये बताओ? बट इशू ये आता है ना, फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते. मैंने स्टार्टिंग में मैंने नवंबर के अराउंड जब मेरे पे आउट रिजेक्ट हो गया, थोड़ा सा गैप लेके मैंने स्कैल्प करना स्टार्ट किया था.
मेरा ट्रेड स्टाइल स्विंग है, बट स्कैल्प में ये होता है कि जब अडेप्ट करते वक्त काफ़ी बर्न होता है कैपिटल। तो मैंने मैनेज करा, एक मतलब पे आउट निकाला ब्लू गार्डियन से 11 के का, जो कि प्रोसेस हुआ था, काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को, काफ़ी अच्छा वो एक्सपीरियंस तुमको रहा। मैंने रिकमेंड करा हाँ, था। जो तुमने रिकमेंड करा था वो चीज़ वर्क भी करी। अब मैं उसका भी बताऊंगा कि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं, वो आगे बताता हूँ। बट स्कैल्प करना पर्सनैलिटी भी होती है हाँ मतलब। वो है भाई, वो डिपेंड करता है कि बंदे में पेशेंस है या नहीं है। इफ लाइक हम्म, अ गाय इज लाइक वेरी पेशेंट, तो उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग सही है। बट लाइक इफ समवन इज लाइक वेरी इम्पेशेंट लाइक मी, तो भाई हमारे लिए तो स्कैल्पिंग ही सही है भाई। क्योंकि स्कैल्पिंग में जब ऐसा लेट हो जाता है तो री एंट्री काफ़ी जल्दी मिल जाती है, अगर दोबारा एंट्री मिल रही है। और वो सही एंट्री है नहीं, वो पहचानना आना चाहिए। राइट। नहीं तो स्विंग ट्रेडिंग में इतना टाइम मिल जाता है, अगर एक बार ऐसे हिट हुआ तो दूसरी एंट्री कुछ घंटों बाद मिलेगी। थोड़ा सा बंदे को टाइम मिल जाता है सेटल डाउन होने के लिए, यहाँ पे कुछ मिनटों में मिल जाती है। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक बंदा कर देता है, और स्प्रेड स्लिपेज से भी काफ़ी लॉस होता है उसमें जाके। तो यही है, यहाँ पे तो फ्यूचर्स काम आते हैं ना कि हाँ, वहाँ स्प्रेड पे स्लिपेज और इन सब के इश्यूज नहीं होते वहाँ पे। तो मैंने स्कैल्प करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि कल को आगे जाके फिर मुझे फ्यूचर्स में जाना ही है, तो क्यों ना प्रैक्टिस हो जाएगी इसी बहाने। बट फिर भी अभी भी स्कैल्प ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन थोड़े इश्यूज आ रहे हैं। अभी मैं कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ, ब्लू गार्डियन के इंस्टेंट अकाउंट्स। बट थोड़ा सा इशू आता है, लाइक मुझे स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा आज भी प्रेफर करता हूँ मैं। थोड़ा सा स्ट्रेस कम होता है, पैसे ज़्यादा बनते हैं। लाइक 18,000 जब मैंने वो बनाए तो कुछ एक हफ्ते के अंदर बनाए थे, जो कि अच्छा रिटर्न होता है 200 के अकाउंट पे। 30 के 28 आवर्स में एक ही ट्रेड में बनाए थे मैंने, हाँ वो तो 1% रिस्क तुमने तो रिस्ट्रिक्शन के दिखाया साथ था मेरे प्रॉप को। ट्रेड पे। तो स्विंग ट्रेडिंग में पोटेंशियल तो है, बट ये कि फ्यूचर्स में नहीं कर सकते। फ्यूचर से स्कैल्प होता है, तो इसलिए स्कैल्प की तरफ मैं शिफ्ट कर रहा स्कैल्प हूँ। और इंट्राडे, इंट्राडे भी कर सकते हो, बट रात को तुमको क्लोज करना ही पड़ेगा उसको। डेफिनेटली। तो आगे जाके जब मेरा प्लान जो है सीएफडी में, जब मैं 2 स्टेप्स अकाउंट ट्रेड करूंगा या अपना पर्सनल कैपिटल ट्रेड करूंगा, तो मैं डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग ही प्रेफर करूंगा। बट फ्यूचर्स के लिए, कंसिस्टेंसी रूल वाले अकाउंट्स के लिए स्कैल्प करना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट्स में स्विंग ट्रेडिंग वर्क नहीं करेगी। अगर वर्क करेगी तो फिर वो 3 महीने में जाके पे आउट बनेगा या फिर पास होगा, तो उसमें कोई बेनिफिट है नहीं। राइट। तो वही सीन है। सो अभी तुमने ब्लू गार्डियन से निकाला था भाई, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम ब्लू गार्डियन साइड, बट विल सी कि अगर कुछ गिव अवे हो सकता है तो विल ट्राई टू डू सम गिव अवे 10 into 10 के अकाउंट, जिसमें प्रॉब्लम का होगा मैं उसका नीचे लिंक डाल दूंगा। विल ट्राई टू डू इट विद ब्लू गार्डियन ओनली, हाँ, क्योंकि ब्लू गार्डियन तुमने से ही तुमने करते हैं। रिसेंटली अब सबसे लास्ट पे हाँ, आउट सबसे उससे लास्ट पे निकाला। आउट उससे आया तो था। I'll try, it is not yet confirmed, but I'll try to do 10 into 10 के फंडेड अकाउंट गिव अवे विद ब्लू गार्डियन। एंड अगर होगा तो मैं नीचे लिंक डाल दूंगा, एंड पिन कमेंट में भी डाल दूंगा, सो दैट यू गाइस कैन लाइक डू द गिव अवे प्रोसेस, जो भी उनका प्रोसेस होने वाला है, एंड लाइक यू कैन पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। बट हाँ, अगेन दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड थिंग्स, नॉट अ स्पॉन्सर्ड पॉडकास्ट, ही इज लाइक telling his own experience. So by continue, because I recommended him the Blue Guardian instant account because Perform is there for the leverage, and ट्रेलिंग है, सब कुछ है, बट वो तुमको लेवरेज दे रहा भाई। ब्लू गार्डन के अकाउंट में लेवरेज मिल रहा। लेट्स से तुम इंस्टेंट फंडेड का इंस्टेंट अकाउंट ले रहे हो, क्या मिल रहा तुमको उसके अंदर? 3,000 तुम दे रहे हो, तुमको उसके अंदर 8,000 का ड्रॉडाउन मिल रहा है कुछ। 3,000 भी 4,000 का अकाउंट है कुछ, 4,000 तुम दे के उसमें 8,000 का ड्रॉडाउन ले रहे। बेटर है ना भाई कि तुम अपने ब्रोकर में ट्रेड कर लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। पूरा जो भी तुम्हारा होगा 100% रिवॉर्ड तुम्हारा। न्यूज़ ट्रेडिंग करो, मार्टिंगेल करो, एवरेजिंग करो, जो मर्जी करना है करो, कोई रिस्क नहीं है। इंस्टेड ऑफ कि 4,000 डाल के 8,000 लेना तुमको, वही तुमने ब्लू गार्डन का कितने 600 में लिया था। हाँ, वो 625 उस टाइम तो और सस्ता मिला था, 575 कुछ का था। उस टाइम ऑफर चला, 587 समथिंग का था। अब तो 625 का मिलता है। ओके, उसमें ड्रॉ डाउन किया 200 के अकाउंट ना वो, हाँ, 200 का, 12 के ड्रॉडाउन। 12 के ड्रॉ डाउन। सो दिस इज लाइक, दिस इज व्हाट प्रॉफर्म्स आर फॉर, कि तुमको लेवरेज मिले। एंड हाउ यू लाइक डील विद दैट ट्रेलिंग थिंग एंड कंसिस्टेंसी थिंग, बिकॉज जो ये ट्रेलिंग चीज़ है ना, ये फ्यूचर्स में भी है, और जो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है ना, ये फ्यूचर्स में भी है। बट अ लॉट ऑफ पीपल क्राई इन द कमेंट सेक्शन कि भाई यार इसमें कंसिस्टेंसी है, यार इसमें ट्रेलिंग है। तो तुम मेरे को एक बार बताओ, तुमने सीएफडी से कितना पैसा निकाल लिया जो तुम कंसिस्टेंसी और ट्रेलिंग की बात कर रहे हो? You guys have not even withdrawn 500 600K in rewards, where people who trade future with consistency with trailing drawdown has withdrawn over 2.5 2.6 millions in reward। एपेक्स में भाई इंट्राडे ट्रेलिंग है, एंड ऑफ डे भी नहीं। टेक प्रॉफिटेटर में रिसेंटली लेंटो ने निकाला 2.5 हाँ, मिलियन टेक लेंटो है प्रॉफिट, उसमें टेक इंट्राडे प्रॉफिट। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, एंड ऑफ डे नहीं है।
तो वहाँ इंट्राडे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन जहाँ पे तुम्हारी पोजीशन रन हो रही है उसमें तुम्हारा इक्विटी पे ड्रॉडाउन, ट्रेल कर रहा है। हाँ वो ट्रेल कर रहा है, वहाँ पे लोग निकाला 2.5 मिलियन 2 मिलियन के, तुम यहाँ 500 नहीं निकाल रहे हो और तुम आगे कमेंट करते हो यार कंसिस्टेंसी है, इंट्राडे ट्रेलिंग है, ये सब है। सो हाउ यू डील विद ऑल दीज थिंग्स, हाउ यू लाइक मेड लाइक 11K एंड अभी क्या स्टेटस है अकाउंट का? तो वो अकाउंट एक्चुअली में क्या होता है ना, ब्लू कार्डी में जब एक बार ट्रेल हो जाता है ड्रॉडाउन, तो उसके बाद वो वापस रीसेट नहीं होता। जस्ट लाइक फ्यूचर्स, फ्यूचर्स सेम ही है तो वो। मैंने ऑलमोस्ट उसमें बनाए थे कुछ एग्जैक्टली में फिगर याद नहीं है, बट 16,000 कुछ डॉलर्स थे। तो ओके इसमें से 2,000 का फिर उसमें ड्रॉडाउन छोड़ना पड़ता है, 1% अकाउंट साइज का, तो 2,000 का ड्रॉडाउन वापस मिल रहा था अकाउंट रीसेट के बाद। ओके। अब 2,000 का ड्रॉडाउन से पे आउट बनाना काफ़ी एक मुश्किल चीज़ होती है, तो वो ऑब्वियसली हाँ। ब्लो हो गया। तो फिर मैं वापस से ट्रेड कर रहा हूँ, बट ये है कि वन गो में पे आउट नहीं बनेगा। अगर आप कंसिस्टेंसी अकाउंट ट्रेड करो ट्रेड ड्रॉडाउन के साथ, तो एक बार आप डीप लॉस में चले गए तो वो मोस्टली चांस है कि आप उस अकाउंट को ब्लो ही कर दोगे। हाँ वो तुमको फिर प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना बहुत ज़रूरी है यार। जब भी फ्यूचर्स रैंडम किसी बंदे के लिए है ही नहीं, जब भी ये सारे अकाउंट किसी नॉर्मल बंदे के लिए होते ही नहीं है। और ये ना कि आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा, आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, उस हिसाब से आपको अकाउंट प्लान करना पड़ेगा। अगर हम्म। आपके पास 500 पड़े हैं तो आप 500 का एक अकाउंट नहीं ले सकते, आपको 5 से 6 अटेम्प्ट के लिए प्लान करके चलना पड़ेगा इन एडवांस। वो तो है। क्योंकि अगर एक बार आप डीप लॉस में चले गए, लेट्स आप 4% के लॉस में चले गए, आपका अपसाइड कैप्ड है बट लोअर साइड कैप्ड नहीं है। ठीक है, एक दिन में आप 2,000 बना सकते हो, लेकिन लॉस लिमिट तो आपकी 6,000 की। अगर आपने कुछ भी गलती करी तो आप 6,000 लॉस में चले गए, और उसको रिकवर करने के लिए आपको एक दिन के लॉस के लिए 3 दिन में रिकवर करना पड़ रहा हाँ है। 2-2 हज़ार करके। हाँ। वही वही और चीज़ है अगर थोड़ा। आपने गलती से एक दिन में रिकवर कर दिया तो फिर आपका टारगेट ट्रिपल हो गया। इसीलिए तो लोग रोते हैं। बट फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू बी अ गुड ट्रेडर एंड यू नीड टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। जब भी एक वो कंडीशन है ना कि फ्यूचर्स में सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल ट्रेडर ही पैसा कमाता है, वहाँ पे कोई रैंडम आया गया कुछ भी हेजिंग करके या वहाँ हेजिंग रैंडम ट्रेडिंग करके ये सब चीज़ों से पैसा बनता ही नहीं है वहाँ पे। और जैसे ट्रेलिंग ड्रॉडाउन कंसिस्टेंसी के साथ हेजिंग की भी नहीं जा सकती, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हेजिंग कर दी। तो हम्म। मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड करी थी, मैं 30K का ये पे आउट तुम्हारे इसके ब्लू गार्डियन के नहीं, लिए? प्रॉप ट्रेड वाले के बारे में। अच्छा। तो जब पे आउट रिजेक्ट हुआ, कुछ लोगों ने बोला लेयरिंग करी है, ऐसा करा है वैसा करा है। मैं उनसे बोलता हूँ कि मैंने 30,000 का पे आउट रिजेक्ट हुआ, ठीक है, 27 लाख रुपए का पे आउट रिजेक्ट हुआ, तुम उसको जस्टिफाई कर रहे हो, जबकि मेरे पास सारे A to Z सारे प्रूफ्स हैं। उन्हीं सब डिस्कॉर्ड सर्वर से मैंने लाइव ट्रेड करा था, जो कि ये नहीं कि ट्रेड। और वही तुम्हारा 18,000 का पे आउट दिखा के अपनी हाँ। सेल्स निकाल रहे थे? हाँ नहीं, वैसे कुछ लोगों ने सपोर्ट भी करा था, लेकिन कुछ और बंदे जैसे डिस्कॉर्ड में हाँ मैं नॉर्मल उन्हीं ऐसे की बात कर घूमते रहा फिरते हूँ हो जो गए। तुमने दिखाया था जो मेरे को। और तो मैं बोलता हूँ किसी के पे आउट को जस्टिफाई कर रहे हो तुम रिजेक्शन को, कि किसी को गलत बता रहे हो, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हो, तो वो चीज़ गलत है जब तक तुमने खुद ना कुछ करा हो या तुम्हारे पास प्रूफ्स ना हो। मैंने तो यहाँ तक कि प्रॉप ट्रेड के डिस्कॉर्ड सर्वर में जाके एक बंदा बोल रहा था कि इसने 18,000 का पे आउट निकाला, इसने हेजिंग वगैरह करी है। मैंने कहा भाई डैशबोर्ड खोल के दिखाऊंगा, एक एक ट्रेड दिखाऊंगा, अगर प्रूव कर दिया हेजिंग है तो अभी 200 के अकाउंट खरीद कर दूंगा जिस परफॉर्म को बोलेगा, और $10K का प्राइस भी मिलेगा। वो बंदा खुद ही पीछे हट गया था। जब मैं अपनी साइड क्लियर हूँ तभी तो मैंने चीज़, मुझे मालूम है कि मुझे 9 लाख रुपए देने नहीं है, तो मैंने प्राइस रख दिया, मुझे मालूम है देने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैं अपनी साइड क्लियर हूँ। नहीं, जो बंदा होता है फिर वो घुमा फिरा के हकला के बात करता है, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा है, मतलब प्रॉप ट्रेड का सीन ये था कि उनके पहला पे आउट भी नहीं मिलता। वो इसलिए मिल गया, मैं उनके साथ वर्क करता था, मैंने 200K की सेल्स दी थी और रिलेशन अच्छा था, तो उन्होंने इसलिए दे दिया था। बट जब उन्हें पता लगा कि हाँ ये बंदा रुकेगा नहीं, बनाता जाएगा, तो उन्होंने सोचा आज नहीं तो कल इसे भगाना है, तो इसे आज ही भगा दो। तो ये सीन था उनके साथ। तो ये सीन होता है कुछ कुछ इंस्टेंट अकाउंट्स में कि आप 3,000 पे करोगे आपको 8,000 का ड्रॉ डाउन मिलेगा, लेकिन कुछ 8,000 कुछ का। नहीं, सारे ही CFD में। हाँ, मतलब जिनमें कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं है, ये नहीं है, हम्म। ट्रेलिंग नहीं है, इसमें स्टैटिक ड्रॉडाउन है, उसमें ये सीन होता है क्योंकि परफॉर्मेंस को भी अपने साइड पे रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। बट ये है उसमें आपको 8,000 का ड्रॉडाउन मिल रहा है, आप 3,000 पे कर रहे हो, आपका प्रॉफिट स्प्रेड 50% है। आपका ड्रॉडाउन 8,000 नहीं है, आपका नेट इफेक्टिव ड्रॉडाउन 4,000 है, क्योंकि आप जो पे आउट निकाल रहे हो 4,000 ड्रॉडाउन के हिसाब से निकाल रहे हो। प्लस उसके ऊपर आप 3,000 पे करें, आपको 4,000 का ड्रॉडाउन मिल गया, और उसमें आपको रूल्स भी हैं, डेली ड्रॉडाउन, मैक्स ड्रॉडाउन, और मैक्स लॉट साइज रूल, वन साइडेड बैटिंग, और न्यूज़ क्या ट्रेडिंग क्या। रूल, मार्टिंगेल रूल, एवरेजिंग रूल, और फिर पता फर्म के नहीं, ऊपर भी डिपेंड लेयरिंग करता है फर्म देना रूल। चाहती है नहीं देना हाँ हाँ चाहती हाँ, है। वही वही वही। तो ये सीन है। मैं तो ये कहूँगा अगर आपको स्टैटिक की ड्रॉडाउन में ट्रेड करना है तो इससे बढ़िया ब्रोकर में ट्रेड कर लो, क्योंकि अगर मान लो अपने पहला पे आउट निकाला, आपने नहीं, 4,000। अगर मेरा तो सबसे बड़े यही है भाई, तुम इतना ही तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम 3,000 4,000 डाल के 8,000 के ड्रॉडाउन वाला अकाउंट ले रहे हो, तो इतना कॉन्फिडेंस तो यार, तो ब्रोकर में चार चले नहीं जाओ। भाई, इतना कॉन्फिडेंस है अगर, तो 4,000 में तुम्हारे 100K वाले
कितने अकाउंट आ जाएंगे? 8 अकाउंट आ जाएंगे। मिनिमम। पास कर दो सबको, सबसे पे आउट निकालो। और क्या, फिर तो 800 की फंडिंग हो गई, एंड 2 एंड मशीन बनाए 16,000 हो गए। एंड वही मैंने आई गेस पिछले पॉडकास्ट में भी बोली थी ये चीज़, वो इधर ही हुआ था, वो मैंने ये चीज़ बोली थी। यार बंदे बोल रहे हैं कि मैं अगर बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादा अकाउंट खरीदो तो वो गैम्बलिंग है, बट एक बंदा बोल रहा है इंस्टेंट अकाउंट खरीदो तो वो गैम्बलिंग नहीं है। अब एक बात बताओ, एक इंस्टेंट अकाउंट आ रहा है 4,000 का, मैं तुमको बोल रहा हूँ 4,000 का अकाउंट आ रहा है, उसमें 8,000 का ड्रॉडाउन मिल रहा है, ठीक है, मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम 4 अकाउंट खरीदो, उसमें से एक अकाउंट पास कर दो, तो वो गैम्बलिंग कैसे हो गई? 4 अकाउंट तुमने जैसे 400 के भी खरीदे, 1600 में तुमने एक अकाउंट पास करा, 10,000 का ड्रॉडाउन मिला, तो वो गैम्बलिंग कैसे हुई? उल्टा तुमको सस्ता ही पड़ रहा है ना। तो वाइट, बट लोगों को नहीं समझता, दैट इज द बट ये रीजन ना मैं। रोहित भाई, सबका एक अपना वे होता है, सबकी अपनी एक मेंटेलिटी होती है, बट मैं ये कहूँगी जो परफॉर्मेंस में जो ब्रेक इवन से नीचे लॉस में जा रहे हैं, तो उन्हें अपने लाइफ में देखना पड़ेगा, वो कुछ कर पाएंगे नहीं। जिसको मैथ्स आती है प्रॉपर, जो बंदा कैलकुलेशन जानता है, जो रिस्क कर सकता है, जिसको चीज़ें मालूम है, वो बंदा लॉस ही नहीं कर सकता। वो या तो ब्रेक इवन रहेगा तो प्रॉफिट में रहेगा, चाहे थोड़े रहे ज़्यादा रहे, वो बात अलग है। हाँ, स्कैम हो गया, किसी प्रॉफिट ने पे आउट रिजेक्ट कर दिया तो बंदा लॉस में चला जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरा प्लान जो एक्चुअली में था कि 8 to 10 के लगा के मुझे 40-50 के निकालने हैं, जो कि कुछ मिस्टेक्स कर दी मैंने, 13 के 14 के लगाए, और एंड में जाके 30 के मेरा बना भी, लाइक डबल भी हो गए पैसे। बट वो एक प्रॉफिट में बन गया, जो कि भरोसा था मुझे मिल जाएगा, बट वो मिला नहीं, तो मैं उस समय वो 13-14 के पूरे लॉस हो गए। बट कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है, आज लॉस है कल प्रॉफिट होगा। हाँ, बट तुम ब्लू गार्डन का बता रहे, तुमने इंस्टेंट अकाउंट में कैसे कवर करा, एंड कैसे तुमने इतना बड़ा अमाउंट बनाया? तो मैंने पहले से प्लान करा था कि लाइक मुझे एक 5 का पे आउट बनाना है, 10 के 11 के। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे 10, अगर 10 के से थोड़ा अबव बनाना है, मैं सोचा अगर मुझे 11 के बनाने हैं तो मुझे फिर बनाने पड़ेंगे आफ्टर बिफोर स्प्लिट में 13,000 1500 के आसपास बनाने पड़ेंगे, 13,500 के आसपास 14,000 बनाने पड़ेंगे, और 2,000 फिर ड्रॉ डाउन छोड़ना पड़ता है, यानी 16,000 कुछ बनाने पड़ेंगे। तो मैं उसी हिसाब से ट्रेड कर रहा था कि मेरे 3200 क्रॉस ना हो किसी भी दिन। तो फिर एक स्ट्रीक चल गई थी मेरी, मैंने वो दिखाई थी ट्रेड हिस्ट्री, तो स्ट्रीक चली, तो फिर मैंने लगातार प्रॉफिट्स कर दिए थे 5-6 दिन, तो वो फिर प्रॉफिट बन गया था। बट मैं कहूँगा कि आप अगर इंस्टेंट अकाउंट खरीद रहे हो ब्लू गार्डन किसी प्लेटफॉर्म का, जिसमें ट्रेडिंग ड्रॉ कंसिस्टेंसी है, तो एक अकाउंट में हो सकता है प्रॉफिट ना बने, बट आपको ये देखना है कि एंड में आप प्रॉफिट में हो। लाइक आपने अकाउंट खरीदा 600 का, 5 अकाउंट आपने ब्लो करे, आपको लॉस हो 3,000 का, बट अगर आपने 6th अकाउंट में आपने पैसे बना दिए 8,000, तो आप फिर भी 5,000 प्लस में हो। ना, अरे लोग ना यही नहीं समझते कि 3,000 डाला, 5,000 बनाया। ये लोग वर्स्ट बोलते केस हैं, सिनेरियो है। हाँ, लोग बोल रहे हैं कि ये गैम्बलिंग है। कौन सा बिजनेस, ये ऑलमोस्ट 160% रिटर्न हो गया, कौन सा हाँ, बिजनेस तुमको 2 महीने, 1.5 2 महीने के अंदर 160% रिटर्न दे रहा है? तुम बता दो मेरे को। यहाँ तुम अगर रिस्क लेके भी इतना निकाल पा रहे हो तो क्या दिक्कत है? और वी आर टॉकिंग अबाउट 200 के अकाउंट, तुम ऑब्वियसली छोटे अकाउंट में भी कर सकते हैं ये चीज़ तो यार। आई बिल्कुल। स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर अकाउंट यार, मैंने खुद 10 के अकाउंट से स्टार्ट करा, बट यही चीज़ करी कि मैं 4 अकाउंट ले रहा हूँ, मेरा 3 अकाउंट ब्रीच भी हो रहे, एक अकाउंट पास हो रहा, बट मैं एक अकाउंट से इतना निकालूंगा कि मैं आगे उससे बड़े साइज के 5-10 अकाउंट भी ले सकता हूँ। बिल्कुल। एंड हर तो कोई यही कर रहा है। अब ये है कि कुछ लोग फिर ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि मुझे अकाउंट ब्लो नहीं करना, मुझे अपने स्किल्स दिखानी है। तुम स्किल्स दिखा लो, पैसे बनाने पे फोकस कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग मेरा पैशन है, ये और वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। मुझे सिर्फ पैसे से फर्क पड़ता है कि पैसे बन अरे रहे हैं। दुनिया पैसे से चलती है ना कि तुम्हारे पैशन से। बिल्कुल। दुनिया पैसे से, तुम कहीं भी जाओगे यार तुम लेट्स से तुम हॉस्पिटल जा रहे, या कहीं खाने जा रहे, लेट्स से यहाँ पे, इसके बाद हम खाने जा रहे हैं कहीं, मैं बोल दूंगा मेरे पास 10 के का अकाउंट है, 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, मेरे को खाना दे देगा क्या? या मेरी जेब में जब पैसा होगा जब मेरे को खाना देगा वो? जब मैं उसको बोलूंगा ए भाई तू लेके आ, जो लेके आना, जितना बिल होगा लूंगा, ऊपर से टिप भी दूंगा। तो वो चीज़ यार मेरे मैटर पास, और करती मैं है। उसको बोलूंगा मैं एक 10 के का अकाउंट है, 6 महीने से कंसिस्टेंटली पैशन है मेरा, डिसिप्लिन बन के ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मतलब? और दूसरी चीज़ भाई, ये तो मैं बोल बोल के थक गया कि लेट्स से मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मेरे को कोई बंदा मिलता है, तो मैं उससे ये बोलूंगा कि तू, तेरे तेरे पास पैसा है पर तू ट्रेडर है, तो मेरे को क्या मतलब तू ट्रेडर है या नहीं? पैसा होना इफ चाहिए। यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर लाइक मनी, वी कैन लाइक बिल्ड समथिंग टुगेदर, वी कैन लाइक गेट समथिंग आउट ऑफ ईच अदर, तो बढ़िया है यार। ये थोड़ी पूछूंगा तू ट्रेडर है, जब तू ट्रेडर नहीं है तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। नॉनसेंस वाली बातें करते हैं, और ये सब पता है कहाँ से आता है? ये Tier 3 की ऑडियंस जो होती है ना, सो आई स्टॉप्ड गिविंग अ फक अबाउट Tier 3 ऑडियंस। भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, दूर रहो भाई। कमेंट सेक्शन में आके 2-4 गालियां दे दो, खुश रहो तुम, बट मेरे को ऑडियंस चाहिए क्लीन वाली, जो चुपचाप डीएम में आएगी, 2 क्वेश्चन पूछेगी, अपना ट्रेड करेगी, 4 चीज़ें वो बंदे प्रॉफिटेबल होने के बाद मेरे को भी सिखा देते हैं। कितने सारे लोग हैं बिल्कुल। भाई मेरे डीएम में और ट्विटर पे और डिस्कॉर्ड में भी, हु आर लाइक
पुलिंग 100K इन पे आउट्स इन अ सिंगल ईयर. हाँ एंड वो भाई उन बंदों से कभी कभी मैं भी कितनी चीज़ सीख लेता हूँ. हाँ इनसे क्या बिल्कुल. सीखूंगा जो बोल रहे हैं कि मेरे को मैं 2 अकाउंट खरीद के एक अकाउंट फेल नहीं करूंगा. क्या सीखने को मिलेगा वो मेरे को रोहित इनसे? भाई सबका एक अपना वे होता है, बट मेरे हिसाब से तो बंदे को ये चीज़ फोकस करनी चाहिए कि पैसे बनाने पे, और ये देखना चाहिए कि हाँ, अगर किसी का बजट सही में कम है, लाइक किसी के एक अकाउंट के पैसे हैं, यार तो हमारा भी तो डेफिनेटली था उसे ना. स्लो करना चाहिए. बट अपना हाँ. भी तो था ना एक हाँ. टाइम पे. मैं कभी किसी कोई पुराना बंदा होगा ना, कोई हम्म. 2023 के एंड में जब मेरे को प्रॉफिट का पता चला था, स्टार्टिंग 24 में जब स्टार्टिंग करी थी, कभी ना किसी गिव अवे पोस्ट में मेरा भी कमेंट होगा कि मैं गिव अवे जीत जाऊँ. तो वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर यार. वी ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि गिव अवे जीत जाए, कोई 10K का अकाउंट आ जाए, ये सब ने वहीं से स्टार्ट करा है. बट कुछ लोग का माइंडसेट ही नहीं है कि वो आगे बढ़े, तो वो वहीं पे वो स्टिक रहते हैं. वो माइंडसेट चाहिए कि भाई मेरे को आगे बढ़ना है, मैं कैसे दिमाग लगाऊं, क्या करूं, ना कि मेरे को पता नहीं कौन सा ट्रेडर बनना है. अरे यार. एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही मैटर करता है. ट्रेडिंग फ्यूचर्स में हो, प्रॉफिट में हो, स्विंग हो, स्कैल्प हो, बिजनेस ही क्यों ना हो, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती मेरे लिए बिल्कुल भी. अरे यार, जो भी बंदा, जो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज देयर हु इज लाइक पुलिंग 100K इन अ सिंगल ईयर, जो ऐसे चिंदीगिरी करके 5K के अकाउंट को बोल रहा है मैं 6 महीने ट्रेड करूंगा और उससे पे आउट निकाल रहा है. बट इसमें एक अब. चीज़ ये भी, ऑडियंस ये चीज़ गलत ना समझे कि ऐसा है कि हम 20 अकाउंट ब्लो करे हमने, और हमने मतलब 2,000 पे आउट में बनाया, हम लॉस में, ऐसा भी नहीं करना. हाँ, मतलब आपको ये अरे देखना है, प्लान चाहिए हाँ, तुमको यार, आपको अपने प्लान. ये नहीं देखना कि आपके ईमेल में कितने ब्रीच के ईमेल्स आ रहे हैं, ये फोकस नहीं करना. आपको फोकस करना है अपने नेटवर्क के ग्राफ पे, वो ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे जा हम्म. रहा है. और और वो नहीं जा रहा तो बैठो, प्लान करो भाई. हाँ, वो चीज़ प्लान करो, वो चीज़ देखो कहाँ गलती हो रही है. हम ये नहीं कह रहे हाई रिस्क करो तो इसका मतलब पूरे पैसे उड़ा दो, या हाँ. 10,000 के अकाउंट खरीदो, पाँच प्लान हज़ार पे आउट में प्लान. निकालो. तो ऐसा नहीं है. अगर आपने 5,000 इन्वेस्ट करा, 20,000 निकालो, 15,000 नेट प्रॉफिट. ये नहीं है कि आप 10,000 उड़ा रहे हो, 5,000 बना रहे हो, तो हाँ, फिर वो तो वो गलत बेनिफिट है ही नहीं भाई. है. वो तो कभी कोई बोल ही नहीं रहा. वो कोई भी बिजनेस में करोगे तो तुम बेवकूफ़ ही हो. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग व्हाट वी आर सेइंग कि भाई तुमको बनाना है तो पैसा लगाना पड़ेगा. इवन इफ यू आर मेकिंग 100% इन 1 मंथ और 2 मंथ, उसको तुम 6 बार अगर साल में कंपाउंड कर दो, तुम कितना पैसा बना लोगे? कोई बिजनेस से नहीं बना पा रहे तुम. इवन तुम नॉर्मल ट्रेडिंग भी करोगे ना, जब भी वो तुम्हारे लिए मुश्किल है, जितना तुम प्रॉफिट से ROI निकाल सकते हो कंपाउंड करते करते, वो नॉर्मल, लेट्स से नॉर्मल ट्रेडिंग में एक बंदे ने डाल दिया 2,000 भाई, कितना खींचेगा भाई वो पूरे साल तक? बट लेट्स से वही एक बंदे ने 2,000 डाला, तो मैं बोलता हूँ 500 से स्टार्ट करा, 10K के अकाउंट खरीदे 5-6, उसको वहाँ से एक अकाउंट पास करके पे आउट निकाला, 25 पे गया, 50 पे गया, 100 पे गया. स्केल करते करते कहाँ तक पहुँच सकता है वो चीज़ ब्रोकर में कहाँ पॉसिबल है? नहीं तो पॉसिबल. इनिशियल पुश के लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया परफॉर्म, बट अगेन आगे यू जाके नीड टू नो प्रॉफिट व्हाट मिलेगा. एग्जैक्टली यू हैव टू डू. तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते. और ये कि अगर किसी का बैकअप बन जाता है तो उसे डेफिनेटली ब्रोकर में शिफ्ट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट्स में काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, और लाइक प्रॉब्लम्स आते हैं जब बंदा बड़े पे आउट्स बनाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आते हैं. और हम्म. ब्रोकर में ये है कि फ्रीडम होती है, अपने हिसाब से कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं उसमें. तो ब्रोकर ज़्यादा बेटर है. मैंने भी ब्रोकर में ट्रेड किया था, काफ़ी सारी मिस्टेक्स की, रोहित भाई को मैंने बताया भी था कि कितने डम मिस्टेक्स किए मैंने. ब्रोकर में कोई पैसे भी बने, फिर भी मैंने बुक नहीं करे वो सब. तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका ज़्यादा कैपिटल है, 100 की प्लस है, तो आप ब्रोकर प्लस प्रॉफिट दोनों करो. अगर आपका अंडर 20 के, अंडर 10 के है, आपकी इन हैंड डॉलर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप प्रॉफिट्स पर ही फोकस करो जब तक आपके से एक बड़ा बैकअप नहीं हो जाता. क्योंकि अगर ब्रोकर में आपने 1,000 डाले और आपने 10 ट्रेड लिए, तो लॉस हो गए, तो आपका कैपिटल गया. बट आपने वहाँ 10 अकाउंट खरीदे, उसमें आपने अगर प्रॉफिट 2 में भी बनाया, तो आप नेट प्रॉफिट में हो फिर भी एट द एंड ऑफ द डे. तो ये वही सीन होता है. वही. यस, राइट. सो व्हाट आर योर प्लान्स, लाइक CFD करना है, या फिर फ्यूचर्स में जाना है, या फिर अब ब्रोकर में शिफ्ट होना है, या फिर दोनों CFD फ्यूचर्स दोनों साथ में करते रहना है? तो मेरा जो प्लान है, मतलब CFD ज़्यादा मुझे प्रेफर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि स्विंग, मैं एज अ स्विंग ट्रेडर स्टार्टिंग मैंने स्विंग ट्रेडिंग से की थी, और मेरी पर्सनैलिटी स्विंग ट्रेडिंग से ज़्यादा मैच होती है. लाइक मेरे अंदर ज़्यादा पेशेंस है. पेशेंस है, हम्म. बट ये है कि जहाँ पे एसएल हिट होते हैं और स्कैल्पिंग में दोबारा री एंट्रीज वगैरह जल्दी मिलती है, जल्दी डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो हम्म. वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है मेरे को. मैं गलत डिसीजन ले लेता हूँ, अकाउंट जल्दी ब्लो हो जाता है. स्विंग ट्रेडिंग में अकाउंट लेट ब्लो होता है, मैं इसलिए स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. इसलिए CFD स्पेस में ही हूँ अभी तक, फ्यूचर्स में आया नहीं मैं. बट जब मेरा पे आउट रिजेक्ट हुआ 30 के, उसके बाद मैंने धीरे धीरे फ्यूचर्स में के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट किया. तो मैंने सोचा जब CFD आता है अपने को, तो फिर ब्लू गार्डियन से स्टार्ट करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन मैनेज करना आ जाएगा, तो उसका हम्म. फ्यूचर्स में ईजी होगा स्केल करना.
और वो चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अभी भी थोड़ा ब्लू गार्डियन में ट्रेड कर रहा हूँ और भी कंसिस्टेंसी अकाउंट तो वो ट्रेड कर सेम रहा हूँ। अकाउंट है, दूसरा खरीदा वो वो ब्रीच हो वाला गया? तो ब्रीच हो गया ना, उसमें जब रीसेट ड्रॉडाउन होता नहीं है, उसमें 2000 हाँ का ड्रॉडाउन बचा था पे आउट के बाद, तो फिर 2000 के ड्रॉडाउन में क्या ही होता 200 के अकाउंट पे, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रीच हो गया। तो एक दो ट्रेड लगे, वो ब्रीच हो गया। बट मैंने नए अकाउंट खरीदे, उसमें ट्रेड कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। बट मैंने जब ब्लू गार्डियन रिकमेंड करा था ना लोगों को भी वीडियो बना के, उसका रीज़न ये था, लेट्स से तुम कोई फ्यूचर्स परफॉर्म भी लेते हो ना, जैसे तुमने 16,000 बना दिया था, 16,000 बोला था ना तुमने हाँ, ब्लू सोलह गार्डियन। हज़ार समथिंग ना, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है मेरे को, मैं उसमें फ़ोन में हाँ चेक मतलब करके बता दूंगा। 16,000 तुमने बनाया तो तुमको 2,000 बफर छोड़ के बाकी तुम हाँ निकाल सकते हो, ऐसे 14,000 निकाल सकते। 14,000 का 80% समथिंग अराउंड 11,000, मतलब इतने इसके आसपास ही होगा, हाँ, ऐसे 11,000 ही कुछ तुमको था, आया। 11,200 कुछ जैसे बनता, हाँ ऐसे ही कुछ बट था। यही फ्यूचर्स में क्या होता है ना, एक कैप्ड है कि हम्म। तुमको 5 पे आउट पहले इतने इतने अमाउंट के निकालने पड़ेंगे। लेट्स से अभी रिसेंटली मैं निकाला फंड इंडेक्स से, हम्म। उसमें 5 पे आउट कैप्ड है कि मैं 1500 से ऊपर नहीं निकाल सकता, मैं अच्छा। बना कितना भी लूं। मेरे अकाउंट अभी एज ऑफ नाउ 24,000 अप है, 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट 24,000 अप है, बट मैं 1500 से ऊपर निकाल ही नहीं सकता। बट व्हेन आई लुक्ड एट दिस इंस्टेंट अकाउंट ऑफ ब्लू गार्डियन ना, तो मैंने देखा यार कि यहाँ पे तो अगर मैं 20,000 भी बना रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ 2,000 छोड़ना है, पहली बार में मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। हाँ। दैट इज लाइक कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया है। नो वन इज लाइक टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। सब अपना दूसरे पता नहीं कौन कौन सी प्लेटफॉर्म प्रमोट करे जिसमें कोई सेंस ही नहीं बना रहा इंस्टेंट अकाउंट लेना। बट ये अगर मैं फ्यूचर से भी कंपेयर करूं तो उससे भी काइंड ऑफ बेटर निकल के आ रहा है ना। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है भाई कि देखो तुम, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि तुम किसी प्लेटफॉर्म पे भी मतलब आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, हमेशा तुमको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा इवन इन फ्यूचर्स। कितना भी अच्छा चल रहा हो फ्यूचर्स, अभी तक कोई इशू नहीं आया है कभी भी किसी एफ टी बंदे टी का। के अलावा, है एफ टी टी वो नहीं थे प्रोफॉर्म, एफ टी टी नाम से, एफ टी टी? वो जो फास्ट ट्रैक फंडिंग करके थी। हाँ वो फ्यूचर्स की थी वो। हाँ, वो फ्यूचर्स की, उसमें स्कैम हो गया था ना वो, उसमें क्या नाम था उसके सीईओ का, पता नहीं, था बंदा, वो काफ़ी उसको मैट लीच जो है हमारे फंडेड फ्यूचर्स वाले को, उसके खिलाफ काफ़ी बोलता रहता था। ओके हाँ, लेकिन बाद में जाके खुद ही स्कैम करके वो भाग गया। ओके, मेरे को इसका नहीं पता था, बट एज ऑफ नाउ जितनी फ्यूचर्स प्रोफर्म है उसमें, मतलब जो भी ले रहा है भाई, मेरे को तो नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हैज सेड दिस थिंग कि हमारे साथ स्कैम हुआ है, हमारा पे रिजेक्ट हुआ। क्लियर रूल्स है, सब कुछ क्लियरली स्पेसिफाइड है। कुछ कुछ चीज़ें देखनी है तुमको, कंसिस्टेंसी, ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, दैट्स इट, यू आर लाइक गुड टू गो। कुछ कुछ जो रूल चेंज हुए हैं, जैसे मैं 25,000, 24,000, 25,000 बना रखा टेक्स वो नेक फंड नेक्स्ट फ्यूचर्स के अंदर, बट वो कैप्ड है भाई। 1500 मेरे को 5 बार निकालने पड़ेंगे, उसके बाद जाके मैं अनकैप। निकाल सकता हूँ। उसमें भी मेरे को चांसेस है वो लाइव में मूव कर दें, तो मैं पूरा हम्म। नहीं निकाल सकता। बट हेयर लाइक यू मेड 16,000, हम्म। you on the very first withdrawal you like withdraw 11,000, which आफ्टर like, स्प्लिट। हाँ आफ्टर स्प्लिट। भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, मतलब इवन इवन इन फ्यूचर्स दिस इज़ नॉट देयर। बट हाँ अगेन, जहाँ पे बात करी थी हमने, आँख बंद करके मत करो कभी भी कुछ भी, डाइवर्सिफाई रखो, चाहे सीएफडी में हो चाहे फ्यूचर्स में हो। मैं तो ऐसा कर दिया, मैंने तो सीएफडी फ्यूचर्स में और डाइवर्सिफाई दोनों में अलग अलग कर दिया, दोनों के अंदर मल्टीपल प्रोफॉर्म में भी अलग डाइवर्सिफाई कर रखा है कि कभी एक बार वाट लगे ही ना। तो तुम और कौन सी प्रोफॉर्म ट्रेड कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे अभी तुमने तो डाइवर्सिफाई कर रखा है? अभी तो मैं किसी मतलब चैलेंजेस वगैरह पे नहीं हूँ। अभी मैं एक्वा फंडेड और ब्लू गार्डन पे ट्रेड कर रहा हूँ। एक्वा फंडेड में पे आउट नहीं ले पाया, मैंने काफ़ी अकाउंट ब्लो करे। उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा हार्श है, उसमें 15% है, तो वो ज़्यादा ओके। हार्ड हो जाता है, क्योंकि अगर उसमें पे आउट कैप है 10K की, अगर मैं पर डे 1500 बना रहा हूँ और मेरा अकाउंट साइज 200 के या 2500 है, 250K है मतलब, तो उसमें क्या होता है, मैक्स लॉस लिमिट 6K 7K हो जाती है, और मैं पे आउट कैप पर डे प्रॉफिट कैप ऑटोमेटिक हो जाती है 1.5K की। तो अगर 1.5K बन गया तो ठीक है, बट अगर मैंने ज़्यादा लॉस कर दिया 4K 5K, तो फिर वो रिकवर करने के लिए 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं इसका लगेंगे। ना बस एक ही तरीका है यार, ये कंसिस्टेंसी वाले रूल को, वो ये अकाउंट्स को ट्रेड करने का, दैट इज रिस्क तुम्हारा बहुत ही प्री डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, अगर तुमको, और यहाँ पे तुमको पेशेंस चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना है, एटलीस्ट 1:1 तो चाहिए ही। नेगेटिव हाँ। रिस्क रिवॉर्ड भी इतना काम नहीं करता, एटलीस्ट 1:1 तुमको चाहिए। एंड रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ा थोड़ा खेलना पड़ेगा। 1:2 मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। सो लेट्स से 1500 बनाना है, तो तुमने 700 750 रिस्क करा, 1500 बनाया, तो लेट्स से तुम्हारा 750 गया भी पहले ट्रेड में, तो तुम दूसरे ट्रेड में वापस 750 रिस्क करके वापस उसको अकाउंट को सेम डे प्रॉफिट में ले आओ, कि अगले दिन तक जाने का वेट ना करो। अगले दिन तक गया तो तुम सिर्फ 1500 बना के उसको आधा रिकवर कर पाओगे। सो इट लाइक बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं कह रहा हूँ अकाउंट ब्लो भी होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 600 का अकाउंट आता है, 5 अकाउंट ब्लो हुए, 3,000 गए।
सिक्स अकाउंट में अगर 8,000 बने तो फिर 5,000 प्लस में है। और मान लो मेरा केस ही ले लेते हैं, मैंने पहले अकाउंट में मतलब अकाउंट ब्लो करे थे, लेकिन उस टाइम पे जो मैंने बाय करा तो पहले ही अकाउंट बाय करा बन गया, उसके बाद से काफ़ी अकाउंट ब्लो कर दिए। लेकिन मुझे मालूम है अगर मैं दोबारा से 8 के 10 के बना देता हूँ तो उसमें 12 और 15 अकाउंट्स का मतलब पैसे वापस आ जाएंगे, जबकि मेरे अकाउंट्स कितने ब्लो होंगे, मैक्सिमम 3 4 5। तो फिर मैं प्रॉफिट में हूँ। प्लस मेरी जो प्रैक्टिस हो रही है फ्यूचर्स के लिए, मेरा मेन मोटिव ये था ये अकाउंट्स लेने के पीछे कि मैं फ्यूचर्स की प्रैक्टिस हो जाए, मैं स्कैल्प करना सीख जाऊँ, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग पे स्विच कर रहा हूँ। और उसमें भी कंसिस्टेंसी और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन साथ में मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसमें कि अगर मैं ब्रेक इवन पे भी रहता हूँ, जितने मैंने फीस लगाई उतने ही मुझे वापस मिले तो भी कोई इशू नहीं है मेरे को। हम्म। नहीं, ब्लू गार्डन के फ्यूचर्स पे ट्राई कर सकते हो यार, क्योंकि अभी मैं फ्यूचर से कंटेंट बनना स्टार्ट कर रहा हूँ ना। सो रिसेंटली आई मेड अ वीडियो ऑन ट्रेडिफाई, क्योंकि लाइक एंटायर परफॉर्म स्पेस में सबसे बेस्ट इंस्टेंट अकाउंट उसका ही है, बाकी फर्म टॉप नॉच है ही। फिर उसके बाद मैंने खुद ही अभी लिया था गोल्ड फंडेड फ्यूचर्स का, उसका मैंने एक वीडियो बनाई है। बाय द टाइम दिस पॉडकास्ट विल बी अपलोडेड, उससे पहले वो अपलोड हो चुकी होगी। देन मैंने ब्लू गार्डियन देख रहा था भाई, मैं ब्लू गार्डियन का इंस्टेंट अकाउंट इज़ लाइक और वन ऑफ द बेस्ट भाई, बहुत सही है वो। इंस्टेंट अकाउंट भी लोगों ने मतलब चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पेस में ये इशू आ रखा है, लोग कहते हैं इंस्टेंट अकाउंट स्टैटिक वाला बढ़िया है, बट वो ये नहीं देखते उसमें रिस्क रिवॉर्ड कितना बेकार है। अगर आपने 2 अकाउंट ब्लो कर दिए तो आपका एक पे आउट में रिकवर नहीं होगा, प्लस वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इससे बढ़िया तो ब्रोकर में डालो। अगर मान लो आपने 100 के इंस्टेंट अकाउंट दिया 3,000 का, ड्रॉडाउन 8,000 का मिला, 50% स्प्लिट है, आपको नेट इफेक्टिव ड्रॉडाउन आपको 4,000 का है। अगर लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो आप आज के बाद अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो फिर ये आपकी मिस्टेक है, आप अपनी लाइफ खुद ही अपने हाथ से स्पॉइल कर रहे हो। आप किसी की बात मत सुनो, आप खुद ही कॉपी पेन लेके बैठो, आप खुद ही इस चीज़ को एक बार कैलकुलेट करके चेक करो कि किसमें वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा अच्छी मिल रही है। 3,000 का अकाउंट आया, नेट इफेक्टिव ड्रॉडाउन 4,000 का है, उसमें अगर पे आउट बना, पहला पे आउट 4,000 का बन भी गया तो उसके बाद 4,000 इन हैंड बचे। उसके बाद सेकंड पे आउट में वो फिर ड्रॉडाउन ट्रेल हो जाता है। स्मार्ट ड्रॉडाउन क्या होता है, वो 8,000 से 4,000 हो जाएगा तो नेट इफेक्टिव ड्रॉडाउन 2,000 बचता है। तो अगर 2,000 का ड्रॉडाउन है, इन हैंड कैश आपके पास 4,000 है। बट इन केस ऑफ ब्रोकर, अगर आपने वो 3,000 ब्रोकर में डाले और आपने 3,000 से मान लो आपने कितना परसेंट बनाया था, आपने 8 के ड्रॉडाउन से अगर आपने बनाए 4 के आपने बनाया अगर 8 के ड्रॉडाउन से, तो 50% गेन करा। यहाँ पे 50% गेन कर दो, 3 के पे आप 50% गेन करोगे, 4,500 हो गए। तो आपके पास 4,500 ब्रोकर के केस में बचे, और प्रॉफम इंस्टेंट अकाउंट केस में आपके पास बचे 4,000, तो 500 एक्स्ट्रा बचे। अब प्रॉफम के केस में आपके पास 2 के एक्स्ट्रा ड्रॉ डाउन है, और ब्रोकर केस में आपके पास $500 एक्स्ट्रा कैश है। अब प्रॉफम में रूल भी है, आपका ड्रॉ डाउन भी कम है, गारंटी तो है नहीं आप पे आउट गारंटी बना भी नहीं दोगे। पे आउट मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, और वो पहला पे आउट मिलेगा, वो मिलने के बाद में केस कंसीडर कर रहा हूँ, पहला पे आउट ही नहीं मिला फिर तो गए 3,000, हम्म। क्यों रूल्स भी होते हैं। अरे मैं तो बोल रहा भाई, पे आउट मिलने तक की बात छोड़ो यार। सो लेट्स से 10K का लेते हैं एग्जांपल, 10K बेटर रहेगा क्योंकि लोग समझेंगे। 10K का तुमको अकाउंट कॉस्ट कर रहा है 300 USD का, 800 का तुमको ड्रॉ डाउन मिला। तुम इतने श्योर हो कि तुम 300 USD उठा के लगा सकते हो? 800 भी नहीं मिलता है यार, 600 700 के आसपास मिलता है। 800 वाला भी 400 USD के आसपास अकाउंट पड़ जाता है। तो तुम 400 ही पकड़ लो, 400 USD अगर लगा रहे हो 800 के ड्रॉ डाउन के लिए, तुम इतने श्योर हो तुम इतना प्रॉफिट बना ही लोगे, तो यार ब्रोकर में डाल दो। घूम फिर के सारी बात हाँ, वही आ जाती है। और तुम इतने श्योर हो कि तुम अकाउंट में पैसा बना ही दोगे, तो इजंट इट बेटर कि वो $40 का 10K का अकाउंट खरीद लो यार। 10 के का 8 अकाउंट ले लो। 4 अकाउंट भी तुमने लिए, 4 अकाउंट में से एक अकाउंट पास करा, 160, 160 तुम्हारा यूएसडी की इन्वेस्टमेंट हुई, 160 USD तुम्हारे लगे, उसमें तुमको 10K का 1,000 का डीडी मिल रहा है। यहाँ तुम्हारा 400 लगा, 800 का डीडी मिल रहा है तुमको, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है भाई। प्लस तुमको रूल फॉलो करने हैं वो अलग, प्लस मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट में इंस्टेंट अकाउंट में जो प्रॉफिट मिलता है तुमको वो कम होता है कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल अकाउंट, जहाँ पे तुमको 80-90% मिल रहा होता है। सो यार घूम फिर के बात वही आती है कि लोग समझदार नहीं है, लोग सुनना भी नहीं चाहते, लोगों को मैथ्स नहीं करनी। लोगों को चाहिए पैसा बन जाए, बट लोगों को चाहिए कि बिना कुछ करे पैसा बन जाए। मैं बस बैठूं, ट्रेड मार दूं, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ये सब सीख लूँ, ऐसा वैसा बन जाएगा। इतना आसानी से अगर बन रहा होता तो हर बंदा प्रॉफिट से पे आउट निकाल रहा होता ना यार। नहीं मिलता, इसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। कुछ लोगों को ये एक अकाउंट दिया 6 महीने से ट्रेड करो पास करो, क्या बेनिफिट है? अगर वो 500 का अकाउंट लिया 100 के, उसको 6 महीने पास करा, फिर उसमें पे आउट बनाया, बाकी के 6 महीने में अगर 6% या 8% का पे आउट बनाया तो 8,000 मिले। कोई बंदा है वो लेके आया 2,000, उसने ब्लो करे ये करे, उसने लास्ट में नेट प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट चैलेंजेस फी हटाने के बाद अगर फिर भी 15,000 बना ले रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट में है ना। वही। आपने 8,000 बनाए, वो बंदा 15,000 बना रहा है, आपको ये थोड़ी बोलेगा कि अरे आप तो बेटर ट्रेडर हो, आपने एक अकाउंट पास करा, ऐसा करा वैसा करा। तो कितने लोग बना भाई, बात इससे कितने लोग बना लेते हैं ऐसे करके। वही है ना, आप किसको क्या बता सकते हैं।
यही है कि सबके माइंडसेट का फर्क होता है। एंड ये सारे लोग पता है कौन से हैं? बहुत मैंने ना बहुत मैं क्यों क्यों बोला कि मैंने वो ऑडियंस ही केटर करनी छोड़ दी है। मेरे को चाहिए नहीं वो ऑडियंस, उसका दिमाग उनका कभी खुलेगा नहीं। उनको चाहिए बस कोई भी मेरे को कुछ भी पट्टी पढ़ा दे, मैं मान जाऊं। वो मतलब बिल्कुल, मैं बोलना नहीं चाहता बट छोड़, बिल्कुल ऐसी ऑडियंस है कि तो कुछ भी उनको बोल दो, वो बोल देंगे हाँ ठीक है, अब मैं कहीं से भी चोरी डकैती करके पैसा डाल दूंगा अपना, तुमने मेरे को बोल दिया तो सोचूंगा नहीं ये कि मेरा ऑडियंस पैसा। कोटेक्स से आए हैं, कोटेक्स से शिफ्ट हुए हैं फंडेड अकाउंट्स में। कोड टैक्स वाले पता नहीं कहाँ कहाँ से भाई, कौन कौन सी ऑडियंस आती है ऐसी वाली। बिल्कुल दिमाग यूज़ ही नहीं करते भाई, जो क्योंकि जो दिमाग यूज़ करा ना मैंने उनका देखा भाई, किस लेवल पे खेल रहे हैं वो, किस लेवल पे विड्रॉल्स ले रहे हैं, किस लेवल पे वो चीज़ें कर रहे हैं मार्केट में। बट ये नहीं समझते भाई, ये बिल्कुल भी नहीं समझते। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आप इतने बड़े बड़े पे आउट्स लेते हो, प्रोफर्म बैन करेगी। तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको कल को कहीं $100 मिलने हैं, लेट से 2 साल में आपको $100 मिलने हैं, हम्म और अगर मैं $80 6 महीने में निकालता हूँ और प्रोफर्म मुझे बैन कर देगी, हम्म तो मेरे पास 1.5 साल तो बच गया। $20 कम मिले, बट $80 6 महीने मिल गए। मैं $80 से 1.5 साल में उससे ज़्यादा गेन कर लूँगा। मुझे मैटर नहीं है कि अगर मान लो किसी प्रोफर्म प्रोफर्म के एक कैप होता है प्रोफर्म का, प्रोफर्म ये चीज़ ओपनली बोलती नहीं है, नहीं प्रोफर्म वो चीज़ मॉनिटर करती है किसका क्या ट्रेडिंग बिहेवियर है, कितने तक हम्म कौन पे आउट निकाले। लेट्स से कोई पर्टिकुलर प्रोफर्म है, उसका 50K तक का कैप है, 50K देने के बाद वो बैन करेंगे या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कुछ भी होगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं 6 महीने में 30-40K निकालूंगा, लेके साइड हटूंगा। कोई बंदा 2-2K पर मंथ निकाल के 2 साल में वो चीज़ निकालेगा, मैं 30K 40K लेके, जिसमें नेट प्रॉफिट मेरा मान लो 25K भी है, तो उस हम्म 25K से मैं ईजिली बचे हुए 1.5 साल में उसका 50K 60K बना दूंगा। तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को कि छोटे छोटे पे आउट्स लेना, ये लेना। हम्म क्योंकि प्रॉफर्म जो है एक स्टेपिंग स्टोन है, एक ट्रेडिंग भी एक स्टेपिंग स्टोन है मेरे लिए। मैं ये नहीं कि एक प्रॉफर्म कर रहा हूँ तो मुझे आगे 10 साल 20 साल प्रॉफर्म ही करना, नहीं, मुझे 2 साल किसी को नहीं करना। करना यार, मेरे को भी पता है कि अभी एडवांटेज उठा लो जितना उठा सकते। फ्यूचर्स, इससे ना एक और बात यार मेरे को याद आई। जब मैंने फ्यूचर स्टार्ट करा, अब जब मैं कंटेंट वापस से बनाना चालू करने वाला हूँ, फ्यूचर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाला हूँ ना, लोग मेरे को पता है क्या बोल रहे हैं, भाई मत बताओ इनको, क्योंकि ये लोग अगर यहाँ फ्यूचर्स में घुसेंगे ना तो यहाँ पे भी गंदगी मचाएंगे, बिना किसी कंटेंट बनाए, बिना किसी का प्रमोशन करे। प्रॉप फर्म इतने बड़े बड़े पे आउट दे रही है, तो यहाँ पे कंटेंट बनाओ ही मत, इन लोगों को घुसाओ ही मत यहाँ पे इस स्पेस में। ये लोग आएंगे, केवाईसी स्कैम करेंगे, प्रॉफम को जाके गालियाँ देंगे कि मैंने तुम्हारा अकाउंट लिया, ऐसा हो गया। सीएफडी स्पेस वाले जहाँ जो जितनी गंदगी मचा रहे हैं वो सारी यहाँ पे मचाएंगे, प्रॉफम इंडिया छोड़ के जाने लगेंगी, अनलाइक मेजॉरिटी ऑफ द सीएफडी प्रॉफम, और स्पेस ख़राब होगा। सो ये बहुत बहुत लोगों ने मेरे को ये चीज़ बोली है कि ये स्पेस गंदा हो जाएगा, ऑडियंस गंदा करेगी। सो इट्स लाइक कि ऑडियंस भी करती है भाई, परफॉर्म करती है, बट ऑडियंस भी साथ में स्पेस को ख़राब करती है काफ़ी ज़्यादा, बहुत एक मेजर डेंट डालती है किसी भी स्पेस में। सो इट्स लाइक कि अभी टाइम है, अभी बना लो जब तक बन रहा है, चाहे वो सीएफडी से हो चाहे फ्यूचर से हो। फिर एक सर्टन टाइम के बाद भाई शिफ्ट मार जाओ ब्रोकर में यार। पहले सीएफडी स्पेस ज़्यादा अच्छा हुआ करता था 2022 23 24 में। अब सीएफडी स्पेस में इशूज़ आ रहे हैं। फ्यूचर स्पेस फिर भी अभी सस्टेन कर रहा है, बट आगे जाके कल को क्या पता फ्यूचर्स में भी इशू आने लगे, तो जब तक मुश्किल है अपॉर्चुनिटी है यार, क्योंकि फ़ायदा ना उठा लो। उसमें ना वो रिस्क कैप्ड होता है। हाँ, देखो तेरे रिस्क को कैप भी होता है, प्लस अकाउंट्स पास करना मुश्किल होता है, पे आउट्स लेना भी मुश्किल होता है, नहीं क्योंकि निकाल वो सकते। लाइव भी मूव कर देते हैं। वही कितने कितने लोग निकाल पाएंगे यार, लोग 4 4 महीने, अगर जो जो इंडियन ऑडियंस का ये क्लियर डेटा है, तेरे को भी शायद से प्रॉप ट्रेड में बताया होगा, या तूने तो काम करा है, तेरे को पता ही होगा भाई, 90% ऑफ द पीपल ट्रेड विद 5K एंड 10K हम्म। अकाउंट। तुम 5K का अकाउंट 6 महीने चला रहे हो, फ्यूचर्स में एक अकाउंट आता है वो 70-80 USD का आता है। मैं मिनिमम बता रहा हूँ ये चीज़, लेट्स से ल्यूसिड का अकाउंट ले लो, 70 USD का आता है, 80 USD का, 80-85 का। ट्रेडिफाई का अगेन 90-100 के आसपास। वो 1 मंथ में तुम्हारा खत्म हो जाता है, इधर यू हैव टू लाइक पास इट इन 1 मंथ और इट्स गॉन। तो तुम कैसे करोगे उसको? तुम $15 का अकाउंट, तुम 15 USD का अकाउंट खरीद रहे हो 5K का, जिसको तुम 6 महीने चला रहे हो, वो चीज़ तुम फ्यूचर में कैसे करोगे बताओ? वो ये जो अडेप्ट कर पाएंगे वो सर्वाइव करेंगे, बाकी वैनिश हो जाएंगे, तो वही चीज़ है। ऐसे नेचर में भी ऐसे ही होता है, तो अडेप्ट करना पड़ेगा लोगों को जिनको अगर प्रॉफिट बनाना है। जैसे मेरे को स्विंग ट्रेडिंग से स्कैल्पिंग पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, फिर हम्म। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंसिस्टेंसी और ट्रेडिंग ड्रॉडाउन की, तो वो करनी पड़ेगी लोगों को फिर। तो तुमने डेमो ट्रेडिंग करी है कभी? डेमो ट्रेडिंग, हाँ, स्टार्टिंग में जब अंडर 18 था, जब अकाउंट्स नहीं खोले थे, तो थोड़ा बहुत ट्राई करा था। ट्रेडिंग में भी ऑप्शन आता है ना डेमो ट्रेडिंग का, तो वो सब कर रहे थे। तो एक तुम साथ सारी चीज़ें ट्रेड करी, फॉरेक्स भी, फ्यूचर फॉरेक्स भी, क्रिप्टोज भी और स्टॉक्स भी। तो डेमो में ही, हाँ फिर उसके बाद इंडिया में थोड़ा पैसा उड़ा हाँ के यहाँ हाँ पे। हाँ। अभी तक ओवरऑल तुम्हारे 2 या 3 पे आउट है, वो सारे हम्म 5 फिगर ही है वो हम्म। सारे।
सो अब क्या मतलब नेक्स्ट कहाँ से पे आउट का प्लान है ना, नेक्स्ट कौन सा पे आउट निकल रहा है या फिर अब अभी सीधा तो फ्यूचर थोड़ा से ही सा आएगा? जो 30 के पे आउट रिजेक्ट हो गया और जो 12 के 13 के मैंने लॉस कर दिया प्रॉप ट्रेड के पे आउट की वजह से, तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया मैंने। उसका फिर ब्लू गार्डियन का पे आउट आया, अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी अकाउंट इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। अभी चैलेंज अकाउंट ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं स्लो जाऊँगा फर्स्ट क्वार्टर में। और ये है कि कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा, अमाउंट्स पे फोकस नहीं है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अडेप्ट पूरा कर नहीं पाया हूँ अभी स्कैल्पिंग पे। मैं पूरा अडेप्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये पूरा मतलब पूरे स्कैल्पिंग करने की भी जरूरत नहीं है इफ यू आर डूइंग लाइक इंट्राडे ट्रेडिंग। हाँ मतलब इंटरडे, बट मतलब ये है ना कभी कभी। 30 मिनट 1 आवर पे भी ट्रेड कर रहे हो तो काम चलता है उसमें भी। बट मैं 30 मिनट 1 आवर पे नहीं, मतलब मैं 5 मिनट 15 मिनट पे करता हूँ। कभी कभी लंबा होल्ड करता हूँ, बट मोस्टली 3 से 4 घंटे में। जहाँ मैं ट्रेड को 3 दिन 4 दिन होल्ड कर रहा था, 2 दिन होल्ड कर रहा था, वहाँ से लेकर 2-3 घंटे पे आने में थोड़ा सा इश्यू तो आ ही रहा है मेरे को थोड़ा। इट्स लाइक इट्स ओनली अ साइकोलॉजिकल इशू एंड नथिंग एल्स। क्योंकि ये मैंने इस पर ना एक वीडियो बनाने का पूरा प्लान करा हुआ है। लेट्स से एक चार्ट है, ठीक है। अगर मैं उस पर साइड से यहाँ से हटा दूँ, पहले तो किसका चार्ट है वो हटा दूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ से हटा दूँ अपना प्राइस, यहाँ से नीचे से हटा दूँ टाइम। तुमको पता ही नहीं है भाई मैंने कौन सा टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है। सो व्हाट यू गोना सी इज कि लेट्स से जो भी तुम ट्रेड कर रहे हो तुम उसके हिसाब से देखो कि स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। तुमको नहीं पता वो 1 मिनट का चार्ट है या फिर वो 1 दिन का चार्ट है या फिर 1 घंटे का चार्ट है या फिर 4 घंटे का चार्ट है। तुम स्ट्रक्चर देखोगे, अच्छा यहाँ से स्ट्रक्चर बना है, यहाँ से बाय हो सकता है। सो इट जस्ट दैट कि चार्ट की मूवमेंट हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो 1 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 1 दिन का हो, या चाहे 4 घंटे का हो, जो मर्जी हो। इट जस्ट दैट कि तुम अडेप्ट कर पा रहे हो अपने आप को उसके अंदर। तुम अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहे 1 मिनट की ट्रेडिंग के अंदर, देन नहीं कर पाओगे तुम ट्रेड। चार्ट तो सेम ही रहने वाला है। मैं जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना, जब तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। हाँ मैं समझ रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गोना अंडरस्टैंड जब मैं एक वीडियो बना के ना प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ना, पीपल विल अंडरस्टैंड कि इट्स ओनली अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, कि बंदा उस चीज़ को मैनेज कर पा रहा है अगर वो 1 मिनट के अंदर ट्रेड कर रहा है तो। बट बिकॉज ये ना बहुत स्विंग लोग ट्रेडिंग बोलते में, हैं ऐसा कि यार तुम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो कि ट्रेड ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं नहीं है। वैसे रोहित भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्विंग ट्रेडिंग में, बेटर यहाँ रहता है। जैसे यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ लाइक 200 पिप्स टारगेट करा, 150 पिप्स टारगेट करा। स्विंग ट्रेडिंग में मेरा स्टॉप लॉस ही 300 पिप्स का होता था, टारगेट 800 पिप्स। 300 पे तुम्हारा टारगेट है लेट्स से, ठीक है। एस एल। बट हाँ, एस एल ठीक है। हाँ। अब ये बताओ, जो भी तुमने टारगेट रखा वो तुमने चार्ट के टाइम फ्रेम के हिसाब से रखा, एंड स्ट्रक्चर के नीचे ही रखा होगा ना एसएल तो। हाँ। अगर अब मैं वहां से टाइम फ्रेम ही हटा दूं, प्राइस हटा दूं, सब कुछ हटा दूं, तुमको सिर्फ चार्ट दिख रहा, तो चार्ट के हिसाब से तुम स्ट्रक्चर के नीचे ही एसएल रखोगे अपना। अब वो अगर चार्ट ही बाद में 1 मिनट का निकला तो नहीं बट वहाँ पे मूवमेंट का फर्क आ जाता है ना। मूवमेंट का फर्क एक नहीं घंटे की आता भाई। कैंडल बहुत धीरे धीरे मूव करती है, प्लस ये जो मैं स्केल कर वही रहा था। बात है, हाँ। मूवमेंट का वो तुम्हारी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है और तुम्हारे बिहेवियर पे कि तुम अपने आप को उसमें डाल पा रहे हो, उतना मैनेज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। बट मूवमेंट। ये है कि जो मैं स्केल करता था, जैसे प्रॉप ट्रेड में मैंने 5 पोजीशन से स्केल करके 18,000 बनाए थे। तो वो स्केल मैंने ऐसे नहीं करा था कि एक ट्रेड लिया थोड़ी देर बाद ऐड करा, ट्रेड लिया 2 घंटे बाद मुझे दिखा कि थोड़ा सा और यहाँ पे कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट आने वाला है, एसएल को थोड़ा सा ऊपर करा और क्वांटिटी ऐड करी, ब्रेकआउट आ गया, स्ट्रक्चर बना, वो रिट्रेसमेंट ले रहा है, फिर एसएल को नए स्ट्रक्चर के वहाँ पे लगाया और क्वांटिटी ऐड करी। तो ये चीज़ स्विंग में हो सकती है, स्कैल्पिंग में चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्पाइक्स ज़्यादा मिलते हैं नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एसएल के आसपास, बार बार ट्रेल करके पोजीशन से ऐड नहीं कर सकते हैं। यार वो सब कुछ करा जा सकता है, जस्ट दैट कि अगेन मैं जब एक वीडियो बनाऊंगा ना, अभी तेरे को भी नहीं समझ रहा होगा बट जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो समझेगा ये चीज़ कि चार्ट चार्ट ही है। लिक्विडिटी वो 4 आवर पे भी लेगा, 1 डे पे भी लेगा और 1 मिनट पे भी लेगा। तुम अपने आप को मैनेज कर पा रहे हो क्योंकि 1 मिनट की कैंडल फट 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 कंप्लीट। हम्म। 4 आवर की कैंडल वो तुमको धीरे 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 8 10 घंटे 12 घंटे के अंदर मूवमेंट देगी बट ये ना यहाँ वो पे ये सीन हो जाता है स्कैल्पिंग में, जो स्केल करते हैं तो उसमें ज़्यादा बड़े लॉट साइज चाहिए होंगे। जहाँ मैंने 2.56 समथिंग इतने लॉट से मैंने 30 के बनाए थे, दो अकाउंट्स के अगर प्लस करेंगे 5 लॉट्स में मैंने इतने बनाए थे। स्कैल्पिंग में सेम अमाउंट मुझे अगर 200 पिप के टारगेट के साथ बनाना है 30 के, तो कितने चाहिए मुझे? काफ़ी ज़्यादा, मतलब 10 लॉट से भी ज़्यादा लगेंगे, और उसमें स्लीपेज का चांस बढ़ तो जाता है। यहीं पे तो चीज़ आती है ना, ये फ्यूचर्स परफॉर्म इसी के लिए तो काम आती है ना। यहाँ पे 10 10 कॉन्ट्रैक्ट खोल सकते हैं 150 के अकाउंट में। जैसे मैं एपेक्स का एग्जांपल लूँ, यहाँ पे टेक प्रॉफिटेटर का भी लूँ, या मैं किसी और का भी ले लूँ, 150 के अकाउंट में यूजुअली 15 कॉन्ट्रैक्ट खोल सकते हैं। मतलब 15 लॉट खोल सकते हैं बेसिकली, CFD लैंग्वेज में बोलूँ तो 15 लॉट भाई। किस लेवल की पोजीशन तुम ओपन कर सकते हो, कितना कुछ कर जिसमें सकते हो। स्लीपेज स्प्रेड का इशू नहीं है।
थोड़ा बहुत वो बेयर मिनिमम तो यार कभी भी कहीं भी आएगा, जो मर्जी कर लो तुम, बट बाकी आईएफ वगैरह की तरह इंस्टेंट फंडिंग की तरह 10 पिप की स्लीपेज नहीं मिलती है एंट्री अरे और एग्जिट 10 में। पे 100 पिप की स्लिपेज मिली हुई है। मतलब दो दो एक एक दो दो लॉट खोलने पे $1000 का सीधा लॉस दिखाता है वहाँ पे। बताओ। सो या, बट बिफोर वी एंड दिस, what advice you want to give to the audience, because तुम अभी 21 साल के ही हो हाँ, हैं, सो यू आर लाइक डूइंग अ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, क्या कर रहे हो अभी? ये भी तो बैचलर्स ही चल रही है, हाँ, तो यू आर कंप्लीट डूइंग योर होने आई। ग्रेजुएशन, तो तुमने बहुत अर्ली स्टार्ट कर दिया। यू withdrawn a good amount of rewards from Profam as well. You have like a plan as well, तुम क्या आगे करने वाले हो? So what advice you want to give to all those people who are in 18 19 20 or of 20 who are like in their early 20s, क्या एडवाइस दोगे? एंड तुम्हारा भी आगे क्या प्लान है, मतलब आगे ये कॉलेज कंप्लीट करके क्या ट्रेडिंग परस्यू करनी है या फिर हाँ, कुछ और ट्रेडिंग ही करना है? परस्यू करनी है, स्टार्टिंग से जब इतना टाइम दिया है तो फिर ट्रेडिंग ही परस्यू करनी है। और पूरा प्लान रेडी है, मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा फोकस एक्स अमाउंट ऑफ पे आउट्स निकालने पे। स्टार्टिंग के जो टाइम रहेगा वो रहेगा कंसिस्टेंसी पे और जो अपने पेशेंस पे वर्क करने के लिए, क्योंकि हम्म। काफ़ी ज़्यादा मैंने मिस्टेक्स करी हैं रिस्क मैनेजमेंट में और मैं पेशेंट नहीं हूँ मतलब। तो उस चीज़ों को सही करना है पहले, बाकी पे आउट्स पे बाद में फोकस रहेगा। बाकी जो बनते रहेंगे साथ में दिखाते रहेंगे, बाकी फोकस ये नहीं रहता कभी भी कि 0.5% रिस्क करना है। रिस्क फिर भी मैं 1 से 2% रखता हूँ चैलेंज में। अगर कंसिस्टेंसी अकाउंट है तो रिस्क लो करना पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक वहाँ पे प्रॉफिट करना कैप ही है पड़ेगा, ऑटोमेटिक। करना ही पड़ेगा वो तो। और बाकी लोगों के लिए एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप मतलब अर्ली स्टेजेस में हो अपनी लाइफ के, तो रिस्क जितना ले सकते हो ले लो। 0.5% रिस्क लेके अगर आप 6 महीने पास कर रहे हो, फिर पे आउट निकाल रहे हो, 2 महीने पास कर रहे हो, तो अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि आज आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जितना रिस्क आप आज ले सकते हो उतना आगे नहीं ले पाओगे। और ये नहीं है कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसे लिए और आप एक ही अकाउंट खरीद सकते हो, एक अकाउंट लेके आपने ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं है। आप ऑलरेडी प्लान करके चलो कि आपके पास 8 से 10 अकाउंट के पैसे हो। हाँ, और और अगर नहीं है आप, तो कुछ करो जिससे आए। हाँ, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा, क्योंकि एक ट्रेडिंग काफ़ी अनस्टेबल चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने डे टू डे एक्सपेंसेस या अपने मतलब लाइफस्टाइल आप ट्रेडिंग के उस पर मतलब बिल्ड मत करो। और until you reach to a certain हाँ, level. अनटिल यू रीच टू सर्टेन लेवल। और ऑलरेडी प्लान करके चलो इन एडवांस कि भाई मैं 10 अकाउंट ले सकता हूँ, तो उसमें से 5 अकाउंट अग्रेसिव ट्रेड करो। अगर 5 अकाउंट ब्लो हो जाते हैं तो फिर थोड़ा रिस्क कम कर दो, 2% से 1.5% पे आ जाओ, 1% पे आ जाओ। 1% से नीचे जो रिस्क कर रहा है हाँ वेस्ट वो ऑफ टाइम मत नहीं, करो। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि तुम 0.5 रिस्क कर रहे हैं तो तुम ट्रेडर, मैं 3% रिस्क कर रहा तो मैं गैमलर। सो मतलब अगर कोई बंदा 0.1 रिस्क कर रहा है तो वो तो तुमसे भी अच्छा ट्रेडर होगा फिर, अगर इस बेसिस पे चल रहे हैं हम हाँ हाँ, कि तो व्यर्थ होता है तुमसे भी अच्छा ट्रेडर होगा। और यार दूसरा पॉइंट की तुम्हारे बस की नहीं है अगर रिस्क करना, तो इट डजेंट मीन ना कि मेरे बस की भी नहीं होगी। बिल्कुल तो सही यार बात है। सिंपल सा, और एक तरीका होता है हर रोहित भाई। बंदा जिम में जाके 200 किलो की डेडलिफ्ट नहीं मार सकता। तो इफ यू आर लाइक पुलिंग आउट 50 kg, मैं 200 उठा रहा हूं, तो तुम थोड़ी मेरे से ज्यादा बेटर हो गए। तुम भी डेडलिफ्ट मार रहे, मैं भी डेडलिफ्ट मार रहा, इट जस्ट दैट कि तुम 50 की मार रहे, मैं 200 की मार रहा। तो वही चीज़ है, तुम 0.5 का रिस्क ले रहे, मैं 3% का रिस्क ले रहा, तो मैं गैमलर कैसे हो गया? 0.5% फंडेड अकाउंट में जस्टिफाइड होता है कि कोई दिक्कत नहीं। फंडेड अकाउंट में अगर 200 का अकाउंट है, $1000 का रिस्क लिया, वहाँ पे फिर भी चीज़ काम करती है। बट चैलेंज अकाउंट में मैं 1% से नीचे कभी रिकमेंड नहीं करता। 1% भी कम है अगर यार, बट पैसे नहीं, अकाउंट नहीं है, तो पैसे कमाओ पैसे फिर कमाओ, अकाउंट लो। वही वही वही। और यार मैं बोलता चलो ठीक है तुम 1% भी रिस्क कर रहे, बट 200 के का अकाउंट है तुम्हारा, 200 के का अकाउंट है, तो मैं बोलता चलो ठीक है भाई तुम 1% भी रिस्क कर दो। फिर भी चैलेंज में वो तुम सही नहीं 5 होता। या 10 के का अकाउंट ले रहे यार, उसमें तुम बोल रहे यार मैं उसमें जीरो तो पॉइंट लॉट फाइव साइज ही फिट नहीं होगा। फिर तो लॉट साइज ही मतलब अगर 5 के अकाउंट है, $25 बंदा रिस्क कर रहा है, 50 पिप्स का सेल है, तो 0.05 लॉट ट्रेड कर रहा है। उसमें भी स्लीपेज जाएगी, स्प्रेड जाएगी, स्वैप्स जाएंगे। अगर बंदा ओवरनाइट होल्ड कर रहा है तो कोई फायदा नहीं बनता उसमें। 1% से नीचे मत जाओ कभी भी चैलेंज में। फंडेड में 0.5% ठीक है। और अगर बैकअप है ठीक ठाक, सब कुछ ओके है, तो 2% रिस्क पर ट्रेड करो, वो कोई इशू नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भाई गैम्बलिंग करते हो तुम, रोहित भाई को जैसे बोलते हैं लोग गैम्बलिंग करते हैं। मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग, गैमलिंग करके BMW आ रही है तो क्या दिक्कत तो है? वही बात है ना। तो ट्रेडिंग भी एक तरीके की गैम्बलिंग है। मैं बोलता हूँ ट्रेड में, मेरे यूजर नेम मैं में मेरा लिखा तो हुआ है। सिंपल एक क्वेश्चन है यार, अगर तुम 0.5 रिस्क कर रहे तो तुम ट्रेडर, मैं 3% रिस्क कर रहा तो मैं गैमलर कैसे हो गया? ट्रेड तो तुम भी ले रहे, ट्रेड मैं भी ले रहा, इट जस्ट हाँ, दैट मेरी दम है ट्रेड रिस्क लेने का, तुम्हारी में दम नहीं है, तो मैं गैमलर हो गया। वही बात है ना, लोगों और को मतलब समझा नहीं सकते। तुम्हारी, जितना तुम्हारे में दम है उससे भी कोई कम वाला बंदा होगा 0.1 वाला, वो तो तुमसे बेटर ट्रेडर होगा अगर इस बेसिस पे तुम सोच रहे हो तो। क्या है ना, स्टार्टिंग में मैं रिस्क कम लेता था। जब हमें बात हुई, जैसे मैंने रिस्क कम लेता मैं पहले तो मैं करेंसी पेयर्स भी ट्रेड करता था, तो वो मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। मैं खाली गोल्ड ट्रेड करता हूँ।
तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट आया जब मैंने तुमको देखा कि गोल्ड ट्रेड करने में ज़्यादा बेनिफिट है, तो मैंने बाकी करेंसी पेयर्स हटा दिए। और जब मैंने रोनित भाई का पॉडकास्ट देखा, तो मैं पॉडकास्ट देखा, तो मैंने थोड़ा सा अपने रिस्क को सही करा। मैंने मतलब 1% से हटा के 1.5-2% करा, और थोड़ा सा माइंडसेट को चेंज करा कि कोई नहीं, अकाउंट ब्लो हुआ, मुझे एट द एंड में क्या मिलता है वो मैटर करता है। अकाउंट ऑब्वियसली ब्लो होंगे, मेरे ईमेल्स में ब्रीच के ईमेल्स भरे होंगे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे नेटवर्क का ग्राफ अप जाना चाहिए। हम्म। तो वो चीज़ मैं फोकस करने लगा। और ये है कि कुछ लोग बोलते हैं तुम गैम्बलिंग करते हो, भाई ट्रेडिंग असल में है ही गैम्बलिंग। मैं बोलता हूँ गैम्बलिंग एक एज के साथ, ट्रेडिंग इज एज्ड गैम्बलिंग। मेरे हाँ, यूजर कसीनो नेम, में तुम्हारे पास एज नहीं है, बट यहाँ तुम्हारे पास एज है। वही तो मैंने, मेरी प्रोफाइल में लिखा हुआ है एज्ड गैम्बलिंग। मेरे यूजर नेम EVLFX_ एज्ड गैम्बलिंग है। रीज़न यही है कि मैं एज गैम्बलिंग, मैं गैम्बलिंग करता हूँ एज के साथ। वही है कि कुछ लोग गैम्बलिंग बोले, कुछ भी बोले, जब तक अरे यार, प्रॉफिट लोग बन रहा कसीनो है। में जाके पैसा बना रहे हैं, अब तुम ये पूछ थोड़ी पूछ। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो घूम फिर के बात वही आ जाती है कि तुम्हारी बस की नहीं है, तो यार तुम दूसरों को गैम्बलर बोल दो। देखो हमने अब किसी को, मतलब वही है ना, हर गरीब एक अमीर को बोलता है ये चोरी डकैती करके अमीर बना है। हाँ, घूम फिर के बात वही आ जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई किसी को अगर बुरा लग रहा है कि 0.5% या 1% हम गलत बता रहे हैं, भाई सबकी पर्सनैलिटी होती है। कुछ लोगों ने हैंडल होता है भाई, बेटर है, क्योंकि उसमें क्या होता है, डाउन साइड कम होता है। मैं कह रहा हूँ वो भी चीज़ अच्छी है। बट तुम ऑलरेडी नेगेटिव में हो ना। सो लेट्स से तुम 0.5 रिस्क कर रहे हैं, तुम 6 महीने अकाउंट को लेके बैठे, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम तो ऑलरेडी पहले तो तुम अकाउंट का फीस दे चुके, तो वो पैसा तो तुम्हारी जेब से चला गया, तो यू आर ए नेगेटिव। लेट्स से तुमने 100 USD का अकाउंट खरीदा, तुम्हारे जेब से 100 USD चला गया, तुम नेगेटिव में हो अभी। तुम ऑलरेडी नेगेटिव में हो भाई। हाँ वो तो है ही है, यू प्रॉफिट भी गोना डाउन जा लाइक सकती है, बिकम अ कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिटेबल जब तुम पास करके वहां से विड्रॉ निकालोगे। तुम ऑलरेडी नेगेटिव में बैठे हुए हो, अभी तुम 6 महीने उसको नेगेटिव में लेके क्यों बैठने वाले हो? 3 महीने भी क्यों बैठने वाले हो? यू आर ऑलरेडी इन नेगेटिव माई ब्रोज, यू आर ऑलरेडी इन नेगेटिव। तो बाकी मैं तो यही समझते नहीं कहूँगा हो। कि जिसको समझना है वो समझ गए होंगे हाँ। लोग। बाकी मैं कहूँगा आप लो रिस्क करते हो ठीक है, मैंने भी लो रिस्क करा था। मैंने अपनी जर्नी के स्टार्टिंग के 1 साल लो रिस्क पे काम करा, 1%, 0.5%, 1.5%। बट ये कहूँगा मेरे लिए हाई रिस्क वर्क करा, क्या पता आपके लिए भी करे। वो जो 0.5%, 1% सजेस्ट कर रहा है वो भी ठीक है, भाई पर्सनैलिटी होती है। हमारे लिए हाई रिस्क वर्क करता है, किसी के लिए लो रिस्क वर्क करता होगा। ये किसी की तरफ टारगेटेड नहीं है चीज़ें। तो बाकी एक बार आप जरूर हाई रिस्क ट्रेड करके देखना, क्या पता आपके लिए वो चीज़ वर्क करे। मेरे लिए वर्क करी थी, आपके लिए भी हो सकता है क्या पता बट वर्क करे। प्लान के साथ भाई। प्लान के आंख साथ। बंद करके करोगे तो हमेशा मरोगे। डेडलिफ्ट तुम पहले 50 मार रहे हो, 100 मारने जाओगे, बिना बेल्ट पहने मारोगे, बिना किसी प्लान के साथ इंजरी होगी। मारोगे, बिना डाइट लिए मारोगे, ऐसे ही जाके से बोलोगे 200 किलो की मार दूंगा, तो मरोगे। कमर टूटेगी, 3 महीने बेड रेस्ट पे रहोगे। तो वो करोगे तो हमेशा ही लटकोगे। वही चीज़ तुम प्लान के साथ करोगे, प्रॉपर अपना डाइट लोगे, बेल्ट खरीदोगे, अच्छा गियर्स में इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद धीरे धीरे स्केल करके 100 किलो मारोगे ना, तो वो भी मार पाओगे, कुछ इंजरी भी नहीं होगी। 100 से 200 पे भी पहुंच पाओगे तुम। तो वही है भाई कि प्लान करो। बिना प्लान के तुम नॉर्मल ट्रेडिंग करोगे, जब भी तुम्हारा यार 0.5 वाले भी तो सारे अकाउंट ब्रीच कर ही रहे हैं। ब्रीज कौन तो पास होना कर है, रहा है? 1% पे और भी, ये तो 2% सब प्रॉफिट का जगह पे। डेटा है भाई, गैमलर पास द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स। हाँ मैं, मुझे बता रहे थे तुम, एक फाउंडर ने बताया था, नाम नहीं लूंगा मैं, बट परफॉर्म के CEO ने वगैरह ने भी बता रखा है कि मेरे को जो खुद गैमलर्स बता होते रखा है हैं, सीईओ ने, गैमलर पास द मोस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स। अगर ये चीज़ वर्क नहीं करती तो परफॉर्म्स क्यों रेस्ट्रिक्ट करते फिर। हाँ। उनको मालूम है, क्योंकि जिन बंदों को कैलकुलेशन समझ में आ गई कि भाई 2000 बर्न करने हैं, 10K निकल जाएंगे, तो फिर वो चीज़ वो काम कर रहे हैं। जिन बंदों को ये है कि कम निकालना, मैं ये नहीं कह रहा ये भी चीज़ गलत है। अगर बंदे का एम 10K 20K है 1 साल का, वो 100K परचेस करके लो रिस्क कर रहा है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बस ये है कि एम का डिफरेंट है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि छोटा पे आउट निकालो या ऐसे निकालो। मैंने पहला पे आउट ही 18,817 का बनाया था। कुछ लोग बोलते हैं पहला पे आउट $20 बनाओ, 50 बनाओ, 100 बनाओ, कोई मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ माइंड सेट भाई, किसको कहाँ जाना है। एंड करते हैं इसको भाई। एक हाँ लास्ट पीस ऑफ एडवाइस दे दो सब उन टीनेजर्स को, या जो लोग अर्ली 20s में हैं। क्या देना चाहोगे तुम? बस यही देना चाहूँगा कि दूसरे की तरफ हेट मत फैलाओ, चाहे कुछ भी हो। सबका अपना अपना अप्रोच होता है, एक बार हाई रिस्क अप्रोच ट्राई करके देखना। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले हैं या फिर कंसिस्टेंसी वाले, उनसे बचो मत। वो ज़्यादा ट्राई करो, वैल्यू फॉर मनी होते हैं। मैंने कैलकुलेशंस बताई, एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखना अगर समझ में नहीं आया है तो। बाकी रोहित भाई ने वीडियो डाली है, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन रोहित भाई ने करा है। तो बाकी जो भी चीज़ सुनते हो उसमें आँख बंद करके विश्वास मत करो, पहले खुद कैलकुलेशंस करो, क्योंकि ट्रेडिंग में कैलकुलेशंस ही वर्क करेंगे एट द एंड। हाँ, वो ये नहीं पूरे है कि आपने बैंक्स बैठे हैं भाई। टेक्निकल एनालिसिस सीख ली उससे प्रॉफिटेबल बन जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू जो है, ट्रेडिंग व्यू भी बिलियंस ऑफ पीपल ने निकाल रखा है। बिलियंस नहीं तो कुछ नहीं तो 5-10 करोड़ लोगों ने तो निकाला होगा ट्रेडिंग व्यू। जैसे प्ले मतलब स्टोर पे देखा था मैंने। ट्रेडिंग व्यू ऐप हाँ डाउनलोड, अच्छा वैसे।
तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत लोगों को आती है, कितने लोग पैसे बना रहे हैं, अरे यार वही तो, स्ट्रेटेजी से पैसा बनता तो हर कोई बना के बैठा होता. वही है. So thanks, yeah. Thanks for coming, and I hope you guys get some sort of value out of this. You guys get some sort of motivation and inspiration out of this podcast. Again, podcast नहीं है भाई. I know this guy from almost like 1.5 year. So इसने आज तक कभी कोई पॉडकास्ट दिया नहीं, कभी सोशल मीडिया वीडियो बनाई नहीं. सो आई वाज लाइक कि चल यार, तूने अभी इतने बड़े बड़े, तू सारे फिगर पे आउट, 5 फिगर पे आउट निकाल रहा है. सो लेट्स डू स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे लोगों को थोड़ा इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिले एंड प्रॉफर्म पे थोड़ा भरोसा रहे कि हाँ भाई, प्रॉफर्म एक्चुअली पे टू द ट्रेडर्स हु मेक द who know basically how to trade. So thanks a lot man, thanks for coming, and hopefully इस साल तुम यार एटलीस्ट 200-300 के इन पे आउट्स निकालो एंड जल्दी जल्दी फ्यूचर्स में शिफ्ट हो जाओ यार. एंड वेन एवर यू शिफ्ट टू फ्यूचर, मेक श्योर यू यूज द कोड MSR विद एनी प्रॉफर्म. बिल्कुल. बाकी एंड थैंक यू रोहित भाई फॉर इनवाइटिंग. बाकी मैं कहूँगा कि रोहित भाई, मतलब मैं काफ़ी लंबे समय से जानता हूँ, कुछ लोगों ने हेट फैलाई है, कुछ भी होता है, लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं कहूँगा मैं इतने टाइम से जानता हूँ रोहित भाई को, मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, वेरीफाई करी हैं, और मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डाउन टू अर्थ और हम्बल पर्सन है रोहित भाई. और बहुत कुछ सीखा है मैंने रोहित भाई से, हाई रिस्क करना है कैसे, क्या ट्रेड करना, काफ़ी कुछ बताया रोहित भाई ने. बाकी जो भी चीज़ तुम सुनते हो, जो भी हेट तुम देखते हो, कुछ लोगों ने एलिगेशंस लगाए थे, एक दो वीडियो बनी हुई है उसमें थंबनेल लगाया हुआ तुम्हारे फनी सा, देखा है तुमने, देखा स्कैमर हुआ है, लिखा है. देखा हुआ है. तो उन सब अरे चीज़ों मेरे, पे मैं तो भाई घूम फिर के ये बोलता हूँ यार, तुम्हारे स्कैमर बोलने से मेरे BMW में पेट्रोल तो डल नहीं रहा, वो तो मेरी ट्रेडिंग डाल रही है. थोड़ा बहुत चलो तो मेरा कोड यूज़ कर लेते, वहां से डल जाता. तो मेरी मेरी चलो फंडिंग भी फेक, मेरा पे आउट भी फेक, अब मेरी गाड़ी कैसे फेक करोगे यार. अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये स्कैम है, मैं ये कहता हूँ FXLXG जो है, ठीक है, हाँ, वो बंदा दिखाता है मैंने इतने 100K का प्रॉफिट कर दिया, मिलियंस बना दिए, वो असली हो नकली हो क्या मैटर करता है, बंदे के पास इतनी बड़ी नेटवर्थ है, दो बुगाटी लेके बुगाटी है, कुछ बैठे. भी है, वो बंदा स्कैमर है, कुछ भी है. भाई बंदे के मिलियंस, 1 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए उसके रिसेंटली, और दो बुगाटी है बंदे के पास, ऑलमोस्ट 8 to 10 मिलियन सिर्फ कार्स में लगा रखा है उस बंदे ने. तो बंदा पैसे बना रहा है, रियल हो कुछ भी, उसकी लाइफस्टाइल बेटर हो रही है, ट्रेड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्कैम कर रहा है. मैं कह रहा हूँ किसी को गलत तक कर रहा है नहीं, उसने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, चाहे उसे अप्लाई करके सिंपल कर पाए बेसिक ना प्राइस कर पाए. एक्शन है भाई. ही बिल्कुल. टॉक लाइक द रियल थिंग्स. तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, तुम्हारी गलती. तुमको चाहिए मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखूंगा, उससे पैसा तो नहीं बनेगा, बट कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखूंगा तो करते रहो टाइम वेस्ट. बाकी यार बहुत एग्जांपल है यार, लेट TJR एंड ऑल, कितने सारे एग्जांपल है भाई. देर लाइक कर ही रहे हैं भाई सब कुछ. सब कोई, हर कोई सब कुछ कर ही रहा है, सिखा भी रहा है. TJR आई गेस वो ICT ट्रेडर है ना, हाँ ICT में. ICT SMC, बट सब अपना कर ही रहे हैं भाई. एंड इन दी एंड भाई पैसा बन रहा है सबका यार. तुम्हारे कमेंट तो करने से फोकस ये किसी. मत, तो फोकस इस बात पे होना चाहिए पैसे बनाने पे, ये नहीं कि मैं इससे बेटर ट्रेडर हूँ, मैंने एक भी अकाउंट ब्लो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, मैं लो रिस्क करता हूँ. एट द एंड किसने कितना पैसा बनाया, नेट प्रॉफिट, वो मैटर करता है. कोई किसी को कुछ भी बोलता रहे, रोहित भाई को कोई कुछ भी बोलता रहे, रोहित भाई पैसे बना रहे हैं, रोहित भाई ने BMW भी ले ली, कल को रोहित भाई रोल्स रॉयस भी ले लेंगे, कोई कुछ भी बिल्कुल. बोलता रहेगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं है. वो बंदा आज जिस जगह पे बैठा हुआ है उस जगह पे बैठा रहेगा, उसकी नेटवर्थ जीरो, उसकी जीरो ही रहेगी. हेट फैलाने से कुछ नहीं होता भाई, कोई कुछ भी हो उससे सीखने को जरूर मिलता है, बस सीखने पे ध्यान दो. किसी के खिलाफ उंगली उठाओगे तो अपने ही ब्रिजेस तुम बर्न कर रहे हो, और उसमें कोई बेनिफिट नहीं है. Right. So we are ending it here, and I'll try to get the giveaway for you. होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. एंड अगेन थैंक्स शिवम, थैंक्स फॉर कमिंग. आई होप यू गाइस बाकी गेट सम. यूजर नेम लोग कंफ्यूज ना हो कि कौन था ये शिवम. ईविल एफएक्स इज हिज यूजर नेम. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ट्विटर का भी, इंस्टाग्राम का भी. एंड बाकी तुमको डिस्कॉर्ड में तो भाई मिल ही जाएगा. सो आई लाइक put the username and पूरा लिंक ही डाल दूंगा, so that directly people can go and follow you and like ask question if they want to ask you. बाकी मेरे डिस्कॉर्ड में और बाकी जो प्रॉफर्म के डिस्कॉर्ड है वहाँ पे भी तुमको मिल ही जाएगा भाई. बाकी जितना भी अभी तक जो भी प्रॉप ट्रेड में या फिर ब्लू गार्डियन में, ब्लू गार्डियन वाले भी पूरे डॉक्यूमेंट करे हुए हैं ना. नहीं वो डॉक्यूमेंट नहीं करते, मैंने डिस्कॉर्ड पे एक्टिव रहना बंद कर दिया उसके बाद, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फॉलो करते नहीं, सीखते हैं नहीं लोग, फिर हेट फैलाते हैं. तो मैंने कहा अब मुझे पैसे बनाने से मतलब है कि कोई लोग वैसे भी सीख नहीं रहे थे, सपोर्ट मिला नहीं. Hmm. So, but he has like documented every single thing with his the prop trade thing. So he know how to do trading. He know how to like pull out good amount of money out of prop firm. So you guys can go and ask things from him as well. ना इसकी कोई paid mentorship है ना course है. You guys directly can go and just ask the questions whatever you want to ask, and that's it. We are ending it here. Again, thanks a lot, man. Thanks a lot for coming. थैंक यू रोहित भाई फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट. And
Let me know in the comment whom you want to see in the next podcast. So tada, bye bye. Make sure to hit the like button and make sure to hit the subscribe button as well.